Hello everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube channel जहां पे क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है एमपीसीजे के लिए मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशरी का एग्जामिनेशन। अब मुश्किल से एक दो दिन बच चुके हैं और अब एग्जाम के लिए अब आप सभी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर हो जाना चाहिए। मेक श्योर करें कि बिना डरे एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और जितना और जो कुछ पढ़ा है उस पर आप ट्रस्ट करते हुए पेपर देके आए। नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी, बट एटलीस्ट परफॉर्म ग्रेट। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए you feel very fulfilled and satisfied after coming out of the examination hall. Okay, without wasting any time, let's begin with this session. और आज की क्लास में हम करने क्या वाले स्टूडेंट्स, we will be solving certain questions, important questions जो कि आ सकते हैं जिन टॉपिक ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। So we will be covering IPC, CRPC, TP Act, SRA, limitation और जो कुछ भी हमारे पास लॉज है उन सबके क्वेश्चंस को हम फटाफट से डील करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है कि इतना भी जल्दीबाजी नहीं करना कि हम क्वेश्चंस को गलत मार्क कर दे एग्जामिनेशन हॉल में भी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि अच्छे से एग्जाम को देके आना है। चलिए जी, लेट्स बिगिन। एन ऑर्डर अंडर डैश ऑफ सीआरपीसी एक्ट एज अ बार अंडर सेक्शन 300 ऑफ द कोड ऑफ द टू द ट्रायल ऑफ एन अक्यूज फॉर द सेम ऑफेंस। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर आ चुका है स्टूडेंट्स तो दैट बिकम्स अ बार अंडर सेक्शन 300। कौन सा सेक्शन है वो? 256, 203, 227 और 239। अब हमें पता है कि जब स्पेसिफिकली हम समन केस की बात करते हैं हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 256। अब इसके इंग्रेडिएंट्स अगर देखोगे यू विल रियलाइज कि सेक्शन नंबर 300 जो कि डबल जियो पार्टी का कॉन्सेप्ट लेके बैठा है वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। दैट मींस यहाँ पे वापस से ट्रायल हो सकती है। Magistrate at his discretion can allow the complainant to withdraw the complaint and acquit the accused in case of। मैजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिशन पे स्टूडेंट्स अलाउ कर सकता है एक कंप्लेनेंट को विड्रॉ करने के लिए अपनी कंप्लेंट, एंड कंप्लेंट का इफेक्ट क्या होगा? एक्विटल होने वाला है। वी नो चाहे वो विड्रॉल कंप्लेंट का हो या चाहे वो विड्रॉल प्रोसिक्यूशन का हो, इफेक्ट क्या होता है? एक्विटल होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस सेक्शन नंबर 320 का इफेक्ट क्या होता है, वहां पर भी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? वहां पर हमारा एक्विटल हो जाता है। सो कौन से केस में किया जा सकता है? इज इट वारंट केस, इज इट समन केस? जाहिर सी बात है वर्ड देख के आपको पता चल जाना चाहिए। दे आर टॉकिंग अबाउट मैजिस्ट्रेट और कंप्लेंट के विड्रॉल की बात कर रहे हैं, दैट मींस ये समन केस की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट the defect resulting from non-compliance of section 275 of CRPC in the absence of actual or possible failure of justice is curable under 464 और 465 of CRPC। कौन से केस में ये बोला गया कि अगर 275 का नॉन कंप्लायंस हुआ, 275 किससे डील करता है बेटा? रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंसेस की बात करता है ये। 272 लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, 273 एब्सेंस ऑफ द अक्यूज में कोई भी एविडेंस नहीं लिया जाएगा, 74, 75, 76 रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंसेस की बात करता है। तो वो अगर एविडेंस रिकॉर्ड नहीं किया गया तो उसका नॉन कंप्लायंस डिफेक्ट माना जाएगा। बट इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल और पॉसिबल फेलियर ऑफ जस्टिस, जहां पे कोई फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, वेयर द पार्टी वाज नॉट मिसलेड, दैट इज टू से जस्टिस इंश्योर है, तो वो 464 और 465 में क्योरेबल है। वो पर्टिकुलर डिफेक्ट बेटा क्योरेबल है, उसकी वजह से हमारी ट्रायल विशेट नहीं हो जाती है। ये कौन से केस में बोला गया था? नैन सिंह वर्सेस नैन सिंह, रामदयाल वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और अब्दुल रहमान वर्सेस एम्परर एंड रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए स्टूडेंट्स, एंड इट इज अब्दुल रहमान वर्सेस एम्परर। अब्दुल रहमान वर्सेस एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी इट इज नॉट मैंडेटरी। क्या मैंडेटरी नहीं है? तो पहले देख लेते हैं मैंडेटरी क्या क्या है। that there must be a previous trial of the accused। yes, previous trial definitely होनी चाहिए। डबल जियो पार्टी का अगर बेनिफिट लेना है बेटा तो प्रीवियस ट्रायल डेफिनेटली वहां होनी चाहिए। फॉर द अक्यूज टू बी एक्विटेड इन द प्रीवियस ट्रायल, पहले ट्रायल में उसने एक्विट हो जाना चाहिए। फॉर द प्रीवियस प्रोसीडिंग टू हैव बीन फॉर एन ऑफेंस, वो किसी ऑफेंस के लिए होनी चाहिए प्रीवियस ट्रायल। फॉर द सेकेंड ट्रायल टू बी फॉर द सेम ऑफेंस। क्या बोला जा रहा है? फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी इट इज नॉट नेसेसरी, क्या जरूरी नहीं है कि देयर मस्ट हैव बीन अ प्रीवियस ट्रायल, ये तो जरूरी है। फॉर द अक्यूज टू बी एक्विटेड इन द प्रीवियस ट्रायल, क्या हमेशा प्रीवियस ट्रायल में एक्विट होना जरूरी है? सी बोल रहा है फॉर द प्रीवियस प्रोसीडिंग टू हैव बीन फॉर एन ऑफेंस, कि प्रीवियस प्रोसीडिंग भी कोई ऑफेंस के लिए होनी चाहिए। एंड डी बोल रहा है
for the second trial to be for the same offense. क्या second trial भी same offense के लिए होना जरूरी है? Now if you look into the question students, जो question number 4 का option number D बोल रहा है, इसमें क्या है? For the second trial for the same offense. Yes, second trial भी same offense के लिए हो सकती है, same facts या other facts पे भी हो सकती है, लेकिन क्या जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक्विटल हो, ये कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कन्विक्शन भी हो सकता है. क्या हो सकता है? एक्विटेड और कन्विक्टेड. फॉर द अक्यूज टू बी एक्विटेड, हमेशा एक्विटेड हो, ये कोई जरूरी नहीं. अगर कन्विक्शन भी हो गया और फिर से आप उसकी ट्रायल कर रहे हो तो वो भी अलाउड नहीं है सेक्शन नंबर 300 के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. देखो क्या बोल रहा है. An advocate who is accused of a criminal offense is entitled to conduct his own defense. क्या वो अलाउड है? क्या वो अलाउड है? Of a criminal offense is not entitled to conduct his own defense. क्या एक पर्टिकुलर एडवोकेट क्रिमिनल ऑफेंस के लिए ट्राइड है, वो अपना डिफेंस नहीं ले सकता? क्या ले सकता है? ये गलत है. With others of criminal offense is not entitled to appear at the trial as a counsel of his co-accused. क्या ये अलाउड है? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है. With the others of criminal offense is entitled to appear at the trial as a counsel for his co-accused. ये गलत है. This is not allowed. This is not allowed. वो appear नहीं हो सकता बेटा. So option number 1 and option number 3 is correct. That is option number A is correct. Moving on to question number 6 students. देखो question number 6 क्या बोल रहा है. It says that who among the following is not competent under section 92 of CRPC to order the postal or telegraph authority to deliver a document or a thing. कौन allowed नहीं है ऐसा document या thing deliver करने के लिए? It says district magistrate, CJM, सुप्रीम कोर्ट और नन ऑफ द अबव. ये कौन रहने वाला स्टूडेंट्स? सुप्रीम कोर्ट अलाउड नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सीजेएम है, कोर्ट ऑफ सेशन है, हाई कोर्ट है. क्वेश्चन नंबर 7. द वर्ड इंस्पेक्शन यूज्ड इन सेक्शन 93 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी सीआरपीसी रेफर्स टू. सेक्शन नंबर 93 का अगर इंस्पेक्शन ही वर्ड देखोगे, वो क्या इंस्पेक्ट कर रहे हैं बेटा? वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं कोई लोकेलिटी या प्लेस. किस चीज को इंस्पेक्ट किया जा रहा है? देखो मैं सेक्शन नंबर 93 एक बार आपके लिए रीड कर दूंगी. इट सेज where any court has reason to believe that a person to whom summon or order under 91 or a requisition under 92 subsection 1 has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing as required by such summon. B, where the document or thing is not known to be in the possession of the person. C, where the court consider that a purpose of inquiry, trial or other proceeding will be served by a general search or inspection. It may issue a search warrant and the person to whom such search warrant is directed may search or inspect in accordance therewith. So basically ये क्या सर्च करेंगे बेटा? ये वर्ड इंस्पेक्शन जो है वो किस चीज के लिए हो रहा है? ये वर्ड जो इंस्पेक्शन है किस चीज के लिए हो रहा है बेटा? कोई थिंग या डॉक्यूमेंट के लिए हो रहा है. क्या हो रहा है? ये कोई थिंग या डॉक्यूमेंट के लिए हो रहा है. और इंस्पेक्शन किसके लिए होगा? थिंग या डॉक्यूमेंट के लिए होगा. वैसे उस चीज को इंस्पेक्ट करने के लिए कहां जाएंगे? कोई लोकेलिटी या प्लेस पे ही जाएंगे ना. कोई लोकेलिटी या प्लेस पे ही जाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू मी ए एंड बी बोथ होने वाला. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. क्लियर है? इज इट क्लियर? देखो क्योंकि क्लॉज नंबर एक बार आओ सबसेक्शन 2 पे बोलता है द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट स्पेसिफाई द वारंट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट. प्लेस और पार्ट तो स्पेसिफिकली चीज क्या ढूंढ रहे हैं हम? चीज हम कोई थिंग या डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन सर्च क्या करेंगे? इंस्पेक्ट क्या करेंगे? नाउ अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 दिस इज योर लोकेलिटी और प्लेस व्हिच सेज place or part thereof to which only search or inspection shall extend and the person charged with the execution of such warrant shall remain there. ठीक है, search and inspect. Okay, fine. So for that reason students it is the locality and the place जिसको यहाँ पे inspect किया जा रहा है. Question number 8. It says search warrant can be issued in respect of a place which is used for deposit or sale of stolen property, used for deposit, sale or production of a counterfeit coin, currency note and stamps, used for deposit, sale और production of forged document और false deed. इन सब के लिए किसी भी प्लेस को क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स? इंस्पेक्ट किया जा सकता है, जिसके लिए ऑब्वियसली बात है सर्च वारंट जारी किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 9. इट सेज अंडर सेक्शन 95 of CRPC certain publications can be forfeited and search warrant can be issued for the same. In this context the preposition are: first, a newspaper cannot be forfeited and search warrant cannot be issued for the same as it would be violative of fundamental right of speech and expression and involves the fourth state, that is to say media.
A book can be forfeited and search warrant can be issued for the same. नेक्स्ट आगे क्या बोला है, अ डॉक्यूमेंट कैन बी forfeited एंड सर्च वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम. क्या हो सकता है इसमें से बेटा, न्यूज़पेपर को क्या हम फोरफिट नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, डॉक्यूमेंट तीनों को किया जा सकता है. सो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ओनली बी एंड सी आर करेक्ट, बिकॉज ए हमको बोल रहे हैं न्यूज़पेपर कैन नॉट बी फोरफिटेड, ये चीज थोड़ी गलत है. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इट सेज सेक्शन नंबर 87 authorizes the issue of warrant. कब वारंट इशू किया जा सकता है? इन ल्यू ऑफ समन और इन एडिशन ऑफ समन, बोथ इन ल्यू ऑफ समन एंड इन एडिशन ऑफ समन, जिसमें हम बात करते हैं प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. सो 87 में कुछ अदर जनरल प्रोविजंस दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग समन के एडिशन में या समन के ल्यू में वारंट को इशू किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 11, a declaration of forfeiture under section number 95 of CRPC can be set aside by. कौन सेट असाइड कर सकता है स्टूडेंट्स 95 में? 95 का जो ये डिक्लेरेशन दिया गया है कि इस पर्टिकुलर चीज को आप फोरफीट कीजिए, कहां पे आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सेट असाइड के लिए? मैजिस्ट्रेट इशूइंग द सर्च वारंट, सीजेएम, सीएमएम, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट. कहां जाएगी बेटा? ये हाई कोर्ट में जाएगी एप्लीकेशन. क्वेश्चन नंबर 12, इट सेज period of limitation for an application to set aside the declaration for forfeiture has been provided. पीरियड भी दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बोल रखा कि हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हमें और भी अन्य चीजें दे रखी है, जिसमें ये बोला है कि टाइम पीरियड कहां मेंशन है. इज इट सेक्शन नंबर 95, सेक्शन नंबर 96 ऑफ सीआरपीसी, 97 ऑफ सीआरपीसी और 98 ऑफ सीआरपीसी? दिस इज योर सेक्शन नंबर 96 ऑफ सीआरपीसी. क्लियर है? ओके, अच्छा आगे और चीज दे रखी है. And the same is 1 month from the date of publication, 2 months from the date of publication, 3 months from the date of publication और 6 months. मेजर क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था. कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, इज इट 1 month, 2 months, 3 months और 4 months? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13, it says during investigation a search can be conducted without warrant by. इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिना वारंट सर्च कौन कर सकता है? किसको पावर है बिना वारंट सर्च करने की? बिकॉज एक जो आपका पुलिस ऑफिसर है, हर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन के मामले में सर्च कौन कर सकता है? दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. जो पर्सन अन्वेषण कर रहा है वही पर्सन किसी भी प्लेस को सर्च कर सकता है विदाउट वारंट. सो इट इज योर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं? Search without warrant can be conducted under section 103 of CRPC. कंडक्ट की जा सकती है. सर्च विदाउट वारंट कैन बी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 103 ऑफ CRPC. Yes, but in the presence of the magistrate who is competent to issue warrant in respect of any place, in the presence of magistrate who is not competent to issue search warrant, magistrate can direct any search to be made in his presence. ये कहता है 103. बट वो मैजिस्ट्रेट क्या कॉम्पिटेंट होना जरूरी है या इनकॉम्पिटेंट? ऑब्वियसली बात है वो कॉम्पिटेंट होना जरूरी है उस पर्टिकुलर मैटर को लुक इनटू करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 15, सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस. सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस इंक्लूड्स सर्च ऑफ अ पर्सन प्रेजेंट इन और अबाउट दैट प्लेस. वो किसको इंक्लूड करता है? जब हम बोल रहे हैं सर्च वारंट तो हम किस किस चीज की सर्च कर सकते हैं? सिर्फ एक पर्सन की तलाशी ले सकते हैं या कोई अन्य पर्सन की भी ले सकते हैं? does not include search of person in or about that place, includes search of person in or about that place only if such person is suspected of concealing about his person any article for which the search is being made. किसी भी पर्सन को वहां पे सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट्स जहां पर ऐसा सस्पेक्शन है या सस्पिशन है कि ये पर्सन कोई आर्टिकल्स छुपाने की कोशिश कर रहा है जो कि एक्चुअली ढूंढा जा रहा है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है. चला जाए आगे. क्वेश्चन नंबर 16, joining two or more independent and respectable inhabitants of a locality in which the place is to be searched is mandated under. हम बोलते हैं ना बेटा कि अगर सर्च वारंट जारी करके सर्च की जा रही है तो while searching that place, उस प्लेस को सर्च करते हुए ये ध्यान रखना है कि वहां के टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स
इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स होने जरूरी है, ध्यान रखना दोनों वर्ड इंडिपेंडेंट भी है एंड रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स भी है। कौन से सबसेक्शन के तहत ये बोला गया है? सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4। दिस इज सबसेक्शन 4। Question number 17, where a magistrate not empowered by law to issue a search warrant for a place suspected to contain stolen property erroneously issues a search warrant। कहने का मतलब ये है, ये आपको इफेक्ट पूछ रहा है सेक्शन 460 एंड 461 का, कि इन दोनों सेक्शंस का इफेक्ट क्या होने वाला है। इन दोनों सेक्शंस का इफेक्ट क्या होने वाला है? द सर्च प्रोसीडिंग, देखना अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 17, the search proceeding shall be void and liable to be set aside. The search proceeding shall not be void and not liable to be set aside. The search proceeding shall be set aside only if challenged by any person aggrieved by the search। क्या ये जरूरी है स्टूडेंट्स कि जब भी ऐसी कोई प्रोसीडिंग की बात आ रही है तो ऐसी एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए किसी पर्सन के द्वारा? एंड देयर आर द लिस्ट व्हिच आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि वो पढ़नी है 460 एंड 461 की, स्पेसिफिकली 460 पढ़ लेना, जो बोलता है कि हमारी void जो ट्रायल्स है वो कौन सी होने वाली है, कौन सी प्रोसीडिंग्स void होने वाली है, दैट इज which vitiate, सॉरी 460 में वैलिड रहती है, 461 में विशिएट हो जाती है। सो जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नहीं, सेक्शन नंबर 94 की बात कर रहा है। दैट मींस ये प्रोसीडिंग हमारी वैलिड रहने वाली है। पहला ही सबसेक्शन, सेक्शन नंबर 460, अगर देखोगे फर्स्ट पॉइंट, सो इट शैल नॉट बी void एंड नॉट लायबल टू बी सेट असाइड, मतलब ये वैलिड रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 18, सेक्शन 93 सबसेक्शन 3 of CRPC provide that no magistrate other than district magistrate, chief judicial magistrate shall issue warrant of search for a document, parcel or anything in the custody of postal and telegraph authority if any magistrate not so specified issued such a warrant। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? कोई भी ऐसी चीज है जिसकी हमें सर्च करवानी है, डॉक्यूमेंट, पार्सल, थिंग है, अगर मैजिस्ट्रेट ने ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, इफ एनी मैजिस्ट्रेट नॉट सो स्पेसिफाइड इशूज अ वारंट, क्या होने वाला है? यहाँ पे हमारी प्रोसीडिंग बेटा वॉइड हो जाएगी 461 में। ठीक है, सेकंड पॉइंट दे रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग जो कि किसी और की कस्टडी में, दैट इज टू से पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में, प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड, क्योंकि पोस्टल एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को ऐसा डायरेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, वो तभी दे सकते हैं जब एम्पावर्ड है, अगर एम्पावर्ड नहीं है तो वो यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। The search proceeding shall be voidable if challenged at the instance of person aggrieved shall remain valid or none of the above. The search proceeding shall be void. Question number 19. In a non-cognizable case, when a magistrate orders the police to investigate, in that it will be at par with the cognizable case and the police will have all the powers in respect of investigation। कौन से पावर्स होने वाले हैं? जब नॉन कॉग्निजेबल केस है बेटा एंड मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की, when a magistrate orders a police officer to investigate, it will be at par with the cognizable case and the police will have all the powers in respect of an investigation। नॉन कॉग्निजेबल बेटा यहाँ पे पुलिस की जगह प्राइवेट पर्सन भी कर सकते हैं। इंक्लूड द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, बोथ आर करेक्ट इंडिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। बेटा हमने पावर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का दिया है, ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन का, तो इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अरेस्ट करना है तो पुलिस ऑफिसर तभी अरेस्ट करेंगे जब मैजिस्ट्रेट अरेस्ट का ऐसा ऑर्डर निकाल के दे। तो एक्सेप्ट द पावर्स ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 says that section 30 and section 40 of CRPC makes it mandatory to give information regarding the commission of certain offenses। कुछ ऑफेंसेस के कमीशन के रिगार्डिंग ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन देने को कहते हैं ये दोनों सेक्शन। सच इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू, किसको दे सकते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन? मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, आइदर टू मैजिस्ट्रेट और टू पुलिस ऑफिसर, किसी को भी दे सकते हैं। द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस ऑफिसर बोथ साइमल्टेनियसली, क्या दोनों को ऐसी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है? कम टू सेक्शन नंबर 39 एज वेल एज सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 39 में बोला है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन। किसको किसको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं ये? Every person aware of the commission of or intention of any other person to commit any offense punishable under this section, जो कि offenses की लिस्ट बना रखी है,
shall, in the absence of any reasonable excuse, burden of proving which the accused shall lie upon, forthwith give information to the nearest magistrate or police officer. दोनों में से किसी को दी जा सकती है. सो इट इज आइदर मैजिस्ट्रेट और टू पुलिस ऑफिसर. एंड वर्ड जरूरी नहीं है, एंड वर्ड नहीं दे रखा है और वर्ड दे रखा है. एंड सेम गोज फॉर योर सेक्शन नंबर 40 ऑल्सो. सब सेक्शन 1 में ही बोल रखा है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर. क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर इज सी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. When the police registers a case regarding the commission of cognizable case, the registration of a case is, that is to say, FIR कौन से सेक्शन में रजिस्टर होती है? सेक्शन 154 CRPC, 155 CRPC, 156 subsection 3 CRPC, section number 190. So which is the section? It is section number 154. As easy as laddu. Huh? Easy to break, easy to eat. Usually a copy of FIR is filed with the magistrate having jurisdiction to take the cognizance by the police after in compliance of. कौन से सेक्शन को कंप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स कॉपी ऑफ FIR जो होती है वो मैजिस्ट्रेट के पास फाइल हो जाती है? 156, 157, 158 और 159. जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन के स्टेज की बात कर रहा है. दिस इज सेक्शन नंबर 157. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Delay in dispatching the FIR to magistrate under section 157. अगर मैजिस्ट्रेट को हमने डिले किया FIR सबमिट करने में, it shall always throw out the prosecution case entirely. क्या मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन केस थ्रो आउट कर देंगे? प्रोसिक्यूशन का जो है हम नहीं सुनेंगे. Shall never be circumstance providing a legitimate basis for suspecting the FIR. May or may not be circumstances providing the legitimate basis for suspecting the FIR depending upon the facts and circumstances brought on record. ये कोई जरूरी नहीं है कि वो FIR अगर लेट डिस्पैच हुई है तो वो उस पे कोई ऐसा सस्पिशन लेंगे ही लेंगे. इट इज नॉट नेसेसरी. Question number 24. Where the FIR discloses prima facie commission of a cognizable case and there is a delay in sending the FIR to magistrate. Under section 157 of CRPC क्या किया जा सकता है? मान लो where the FIR discloses कि prima facie offense तो हुआ है लेकिन FIR भेजने में डिले हो गई है. Investigation must go on. Magistrate can order for stopping the investigation on account of delay in sending the FIR. The magistrate can order for stopping the investigation irrespective of delay in sending the FIR. Magistrate can order for stopping the investigation generally. बेटा सिर्फ FIR ही तो भेजनी है, अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तभी तो चार्जशीट भेजेंगे ना. सो FIR भले उन्होंने डिले से भेज दी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू रखेंगे. मैजिस्ट्रेट ये नहीं बोल सकता अरे FIR लेट सबमिट किया इन्वेस्टिगेशन रोकिए. नहीं, इन्वेस्टिगेशन स्टिल अभी भी कंटिन्यू रहेगा. चार्जशीट सबमिट नहीं कर दिया जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The investigating police officer in a case has power to require attendance of a person acquainted with the facts and circumstances of the case under section 158, 159, 160 और 161. क्या बोला? इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन की अटेंडेंस रिक्वायर कर सकते हैं, उस पर्सन की हु इज एक्विटेड विद द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस. कौन सा सेक्शन वो पावर देता है? जाहिर सी बात है वो नोटिस कौन से सेक्शन में देते हैं? सेक्शन 160. ये एम्पावर कर रखा है सेक्शन नंबर 160 में. नाउ आई थिंक वी हैव कम टू आईपीसी. तो आईपीसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अब देखो आईपीसी में क्या बोल रखा है. इट सेज XYZ, the person having sufficient food but does not provide some food to beggar who dies of hunger. XYZ is guilty of. एक बात बताओ स्टूडेंट्स, यहां पे उसका इंटेंशन तो नहीं था. Did XYZ hold intention of killing that beggar? No, never. फूड होने के बावजूद फूड ना दे देना मर्डर में अमाउंट नहीं करता है until and unless he had an intention to cause the murder. It is not his duty to provide the that particular food. अगर ड्यूटी होती तो हम बोलते कि नेग्लिजेंस या रेकलेस एक्ट की वजह से ऐसा डेथ कॉज हो चुका है. बट इसका यहाँ पे ना तो कोई इंटेंशन था और ना ही कोई ड्यूटी बनती है फूड देने की. ये इसकी स्वेच्छा है, मर्जी है. XYZ is guilty of murder? No. Attempt to murder? No. Causing death by rash or negligent act? No. It is no offense at all. कोई offense बनता ही नहीं है. Question number 27. For abetment by conspiracy. Abetment by conspiracy. Question number 27 में देखो क्या बोल रहा है. One person must instigate the other for the commission of offense. क्या एक person ने दूसरे person को instigate करना चाहिए? There must be an intentional aid by one person to another for doing an offense.
Some act or illegal omission must take place in pursuance of an engagement between two or more persons to do an unlawful act. बेटा यहाँ पे अबेटमेंट की डेफिनेशन नहीं पूछा जो ये पॉइंट्स कर देंगे, इन्होंने बोला अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। थर्ड पॉइंट, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कब होगी? जब बेटा वो इलीगल एक्ट है या इलीगल ओमिशन है उसके परसुएंस में, उसके फर्दरेंस में दो लोग इकट्ठे हो कोई अनलॉफुल एक्ट के लिए। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27. 28. A and B agreed to commit a murder of C by poisoning and D was to procure the poison, but he did not procure it. A and B are guilty of. A and B ने एग्री किया कि वो C का मर्डर कॉज करेंगे पॉइजन करके एंड D जो है वो पॉइजन लेके आएगा, बट ही डिड नॉट प्रोक्योर इट। अभी उन्होंने क्या किया है बेटा? एग्री किया है। नो ऑफेंस, criminal conspiracy to murder C, abetment of murder by conspiracy, that is they have abetted each other। और हुआ क्या है यहाँ पे? conspiracy हुई है, agreement भी हुआ है। डी नहीं लेके आया तो जाहिर सी बात है कि डी की यहाँ लाइबिलिटी नहीं रहेगी। अटेम्प्ट टू मर्डर विद द एड ऑफ सेक्शन नंबर 34 ये नहीं बैठता है बेटा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन इज अबेटमेंट ऑफ मर्डर बाय कॉन्स्पिरेसी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। वैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसको अच्छे से अगर विचार करोगे तो आपको देखेगा कि अबेटमेंट ऑफ मर्डर बाय कॉन्स्पिरेसी यहां पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29। X threatens to publish a defamatory libel concerning Y unless he gives money. X ने थ्रेटन किया है B को, Y को, that if you do not give me the money तो मैं आपके अगेंस्ट कोई ऐसा defamatory statement जो है वो पारित कर दूंगा, या पारित तो क्या मतलब पब्लिश कर देगा। He thus induces Y to give him a money. Y को मजबूर कर दिया। Here X has committed the offense of, क्या ऑफेंस किया है? मिसचीफ, डेफमेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एक्सटॉर्शन। एक वैल्यू ली है उससे, एक पर्टिकुलर मनी लिया है उससे, डरा के, धमका के। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सटॉर्शन, दिस इज एक्सटॉर्शन, इट विल अमाउंट टू एक्सटॉर्शन। अगर ये चीज क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30। A by putting B in fear of grievous hurt dishonestly induces B to sign for affix his seal in black paper and delivers to it. फियर किसका? क्या? ग्रीवियस हर्ट का। क्या? दैट इफ यू डू नॉट डिलीवर दिस प्रॉपर्टी टू मी तो मैं आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दूंगा, ये डर दिखाया। एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया है बी को टू एफिक्स अ सील ऑन द ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर था, मेरे ख्याल से ब्लैंक पेपर होना चाहिए, ब्लैंक पेपर, एंड डिलीवर्स टू हिम। तो जाहिर सी बात है कि जहां डरा धमका के आप प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट कर रहे हो, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा रहे हो, तो बी ने उस डर के अंदर साइन किया है और डिलीवर किया है वो पेपर्स ए को। ए हैज कमिटेड विच ऑफेंस? कौन सा अपराध यहाँ पे हुआ है बेटा? एक्सटॉर्शन, रॉबरी, चीटिंग और डेकॉइटी। दिस विल बी एक्सटॉर्शन। सीधा सीधा दिख रहा है एक्सटॉर्शन, जहां पे ग्रीवियस हर्ट का डर बता रखा है, इंस्टेंट डेथ का, सॉरी इंस्टेंट डेथ या ग्रीवियस हर्ट का अगर डर है और वहां पे प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करवाया जा रहा है, दैट इज उसके यूज के लिए उसको डिलीवर करवाई जा रही है, डिलीवरी इज वेरी नेसेसरी, तो एक्सटॉर्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। इट सेज पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर किडनैपिंग फॉर रैंसम। किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती वगैरह की बात कर रहा है यहाँ पे। कितनी पनिशमेंट है? अप टू 7 years imprisonment, life imprisonment only, death sentence or life imprisonment, 10 years rigorous imprisonment. If I'm not wrong, it is death sentence or life imprisonment. Question number 32. Which one of the following is correctly matched? Correctly matched क्या है? Document section 30, valuable security section 29, ये opposite हो गया। Omission section number 31, it is counterfeit. क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर इज ए। एक बार काउंटरफिएट की हम लोग काउंटरफिएट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कम टू सेक्शन नंबर 28। पर्सन इज सेड टू काउंटरफिएट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। रिजेंबल मतलब एक कॉपी की तरह लग रहा है उसका, कॉपी भी नहीं, ओरिजिनल लग रहा है, आप उसकी कॉपी कर रहे हैं। इंटेंटिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस, उस रिजेंबलेंस से आपका इंटेंशन क्या है? टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, डिसेप्शन प्रैक्टिस करना, किसी व्यक्ति को धोखा देना। or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced, या फिर ये नॉलेज होते हुए कि अगर ऐसे में रिजेंबलिंग चीज बनाऊंगा तो कोई पर्सन को ये लगेगा कि ये तो वही चीज है जो वो सोच रहा है, दैट इज दिस इज द ओरिजिनल थिंग, जबकि दिस इज नॉट एन ओरिजिनल थिंग, दिस इज नॉट एन
ओरिजिनल थिंग। क्लियर है? सो इट विल अमाउंट टू काउंटरफिएट। क्या हो जाता है? काउंटरफिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस मेंसरिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट? निम्न में से कहां पर मेंसरिया एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? असॉल्ट, बाइगेमी, डेफमेशन और नन ऑफ द अबव। स्पेसिफिकली देखोगे तो बाइगेमी। इंटेंशन में डेफमेशन में जो है बेटा यू हैव एन नॉलेज दैट दिस इज गोइंग टू टार्निश द रेप्यूटेशन। क्लियर है? मेंसरिया का एसेंशियल एलिमेंट कहां नहीं है? बाइगेमी में जरूरत नहीं है। बाइगेमी 494 एंड 495, 494 में रिलीफ किसको मिलती है? फर्स्ट वाइफ को रिलीफ मिलती है, एंड 495 में सेकेंड वाइफ को रिलीफ मिलती है। तो सेकेंड मैरिज का स्टेटस क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। बट देयर आर टू एक्सेप्शंस अटैच्ड टू दिस सेक्शन, जो कहता है कि अगर फर्स्ट मैरिज ही वॉइड डिक्लेयर कर रखी है बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, देन योर सेकेंड मैरिज विल बी वैलिड, इट वुड नॉट बी वॉइड। ऑल्सो ड्यूरिंग दी सेरेमनी, या जब भी वो सेकेंड मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सो द पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग द सेकेंड मैरिज हैज before the ceremony of the second marriage revealed the true status or revealed all the true facts with respect to his first marriage, and वहां पे जो उसका फर्स्ट स्पाउस है वो 7 साल से ऑर्डिनरीली किसी से भी सुना नहीं गया है, दैट इज टू से सिविल डेथ हो रखी है, देन इन दैट केस सेकंड मैरिज वॉइड नहीं होगी बेटा। सेकंड मैरिज क्या रहेगी? सेकंड मैरिज फिर भी वहां पे वैलिड रहने वाली है। सेकंड मैरिज इज स्टिल गोइंग टू बी वैलिड। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 33। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A handed over his watch to a watchsmith for repairing it. घड़ी सही करवाने के लिए सोनार को दे दी, not सोनार but your whoever the person is, whoever selling the watch. In order to not pay the repairing charges, A picks up his watch from the shop when the watchsmith was not looking. वो पैसा नहीं देना चाहता था इस घड़ी के रिपेयरिंग के, इसलिए जब वहां पर कोई उसे नहीं देख रहा था या जो वॉचस्मिथ था वो वहां नहीं था, तब उसने घड़ी उड़ा ली। इन दिस केस A is guilty of criminal breach of trust, A is guilty of cheating, A is guilty of theft, or A is not guilty of any offense because the watch he picked up was his own. However, he should pay the remaining charges to the watchsmith. माना कि वॉच उसकी थी, बट पोजेशन में किसके थी अभी? It was in the possession of watchsmith, एंड जब वो उसके पोजेशन में है तो कोई भी पर्सन उस प्रॉपर्टी को नहीं लेके जा सकता है। ऑल्सो चाहे वो रिपेयरिंग के लिए हो या पोजेशन के लिए हो, लॉफुल चार्जेस दिए बिना बिना हमारे वॉच स्मिथ के परमिशन के लेके गया है, इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। क्या अमाउंट करेगा बेटा? इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। व्हाट विल मैटर ओवर हियर इज दैट वेदर ही वाज एंटाइटल्ड फॉर दैट पोजेशन, for that possession of that particular watch at that period of time or not. He was not entitled. उस वक्त के लिए वो entitled नहीं था बेटा. So for that reason, option number C is absolutely correct. So moving to the next question, students. Question number 35 क्या बोल रहा है ये अच्छे से देखेंगे. It says use of violence by a member of assembly of 5 or more persons in furtherance of the common object will constitute the offense of. तो जाहिर सी बात है कि अब इन्होंने पब्लिक के अगेंस्ट होने वाले या पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने वाले ऑफेंसेस के बारे में पूछा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है असेंबली ऑफ 5। ये चीज देखते ही आपको यही दिखेगा कि यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली होने वाला है। ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर वो वर्ड बोल रहे हैं यूज ऑफ वॉयलेंस, फोर्स यूज हो रहा है, वॉयलेंस यूज हो रहा है, तो ध्यान रखना है। मात्र असेंबली हो गई है 5 और मोर पर्संस की तो डेफिनेटली अनलॉफुल असेंबली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? यूज ऑफ वॉयलेंस। देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स व्हिच यू नीड टू फोकस। जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना है, जल्दी का काम शैतान का काम है, और हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बाद में रिग्रेट होंगे कि हम चीजें देख सकते थे। सो इंश्योर कि ये छोटी सी चीज जरूर पकड़ना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। इज इट एफ्रे, असॉल्ट, राइटिंग और अनलॉफुल असेंबली? क्या हो जाएगा? ये राइटिंग हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज यूज ऑफ वायलेंस हुआ है। जब अनलॉफुल असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस वायलेंस यूज करे तो वो किस में चला जाता है? राइटिंग में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, एक फ्रेज है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल यूज्ड अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 34 पे आएंगे एक बार। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कॉमन इंटेंशन। जहां पे अगर कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में किसी भी पर्सन ने मिलके काम किया है यहाँ पे, then in that case each person shall be held liable as if that act was done by him alone,
उस पर्टिकुलर पर्सन ने खुद से वो एक्ट किया है, ऐसा माना जाएगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इन्होंने बोला ये फ्रेज कब ऐड हुआ है, बहुत बारीकी का क्वेश्चन आया है, ये फ्रेज कब ऐड हुआ है सेक्शन नंबर 34 में। इट वाज इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट, added by amending act 1870, not at all there, or added by amending act 1986, it was added by amending act 1870. Next question, question number 37, अच्छा question है, सुनो अच्छे से। A meets a girl aged 15 years in a park. She tells him that she is 16 years of age and she is ill treated at her house by her father and that she would be happy to be taken away from there. बोलती है कि उसके पेरेंट्स जो है उसको इल ट्रीट करते हैं, स्पेसिफिकली फादर, एंड वो वहां से जाना चाहती है, अच्छा होगा अगर उसको लेके जाए तो। ए को बोला thereafter A takes the girl to his house and allows her to remain at there. In this case उसने अपने घर पे उस पर्टिकुलर विमेन को रहने दिया, उस पर्टिकुलर बच्ची को रहने दिया। What will this amount to? A has committed no offense as the girl has come with her own consent. A has committed no offense as the girl misrepresented her age and A believed her matured and capable of being consented. A has committed the offense of kidnapping of minor from a lawful guardian, or A has committed the offense of kidnapping and wrongful confinement. अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स मिस रिप्रेजेंटेशन को लेके कंफ्यूज हो जाते। इन दिस केस स्टूडेंट्स इट वोंट मैटर वेदर द गर्ल मिस रिप्रेजेंटेड और नॉट, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, ऑफेंस हो जाता है। शी वाज अंडर द एज ऑफ 15 इयर्स, सो ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग अ माइनर फ्रॉम द लॉफुल गार्डियन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 38, 37 के बाद हमें कहां चलना है, 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से क्या करेक्ट है? In conspiracy, there is no distinction between principal and accessory. In conspiracy, principal and accessory are different. क्या accessory को हम different punishment देते हैं? क्या उसको अलग मानते हैं उससे? Conspiracy means an agreement. चाहे उसमें active role हो या passive role हो. There has to be distinction between principal and accessory in all the offenses or none of the above. Right answer is in conspiracy, there is no such distinction between principal and accessory. It is with respect to the punishment. Both are held liable as if the act was done in furtherance of their common intention. 39. Which offense is constituted under section 366A of IPC? That is kidnapping, kidnapping for begging, procreation of minor girl और importing of girl from Jammu and Kashmir state. क्या है स्टूडेंट्स? ये डील करता है आपके procreation of minor girl, स्पेसिफिकली 366A पूछा है, तो ये ए वाले जो प्रोविजंस है वो नहीं छोड़ने, ये समझ के कि ए वाले हमसे नहीं पूछे जाए। 366A में प्रोक्रिएशन ऑफ माइनर गर्ल एंड बी में दे रखा है इंपोर्टेशन ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, ये ध्यान रखना, बी में फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, बाहर से। सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 40, इट सेज पॉइंट आउट द स्टेटमेंट व्हिच इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू एनी पर्सन, क्या ये मिसचीफ में आता है? टू एनी पर्सन, एक मिनट बेटा, ओके, फॉर कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू एनी पर्सन, intentionally putting any person in fear of injury and thereby dishonestly inducing him to deliver any property is extortion. ये इन्होंने क्या पूछा था, क्या ये मिसचीफ की कैटेगरी में आता है? ये मिसचीफ है, ये एक्सटॉर्शन है। 5 or more persons co-jointly committed robbery amounts to dacoity. 2 or more persons quarreling anywhere amounts to affray. इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, रॉन्गफुल लॉस हो जाए, पर्सन को मिसचीफ होता है। एक्सटॉर्शन में अगर इंटेंशनली किसी पर्सन को इंजरी का फियर दिखाते हैं और उसे प्रॉपर्टी डिलीवर कराते हैं, वो एक्सटॉर्शन होता है। डेकॉइटी में 5 और मोर पर्संस रॉबरी कमिट कर दे, डेकॉइटी हो जाता है। लेकिन डी में क्या बोला, 2 और मोर पर्सन सिर्फ क्वारल कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द डिस्टर्बेंस टू द पब्लिक पीस, तो इन कंप्लीट ऑप्शन दे रखा है। सो फॉर दैट रीजन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Option number D for question number 40 is correct. 41 में क्या बोला? Homicide is the killing of a human being by another human being. Absolutely correct. Homicide means what? Homi means humans and side means to cut.
तो दैट मीन्स कटिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन, इट मीन्स होमिसाइड। रीजन क्या दिया गया है? होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल। क्या होमिसाइड हमेशा अनलॉफुल होगा स्टूडेंट्स? ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज देर आर जनरल एक्सेप्शंस। Mistake of fact, mistake of law, accident, necessity, unsoundness of mind, minority, communication made in good faith, act compelled by threat, consent for the good faith, consent with the consent by the lawful guardian. तो अगर होमिसाइड जरूरी नहीं हर सिचुएशन में अनलॉफुल, अगर एक्सेप्शनल केसेस नहीं है तो डेफिनेटली अनलॉफुल होगा. सो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स. सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. Question number 42. A picked up a matchbox belonging to B and lighted his cigarette with it. Cigarette को light कर दिया. B charged A with the offense of theft of the matchbox. बेटा A ने सिर्फ matchbox उठाया B का and उसे cigarette light करके वापस रख दिया है. पोजीशन में से नहीं लेके गया. Dishonest intention भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे. B charged Mr. A with the offense of with the theft of matchbox. क्या theft का offense बनता है यहाँ पे? The circumstances that A can defend himself with the help of which of the following maxim? Non-compos mentis, dolly incapax. बेटा age के बारे में कुछ बता नहीं रखा है. Ignoratia juris non-exusit. क्या बोल सकता है? Fact का mistake का defense ले सकता है. Ignorance of fact or mistake of fact. De minimis non curate lex, that is section number 95. Law does not take the cognizance of trifles, that is trifling issues. इतना बड़ा कोई issue नहीं है that any ordinary prudent man would even complain of or would even get affected by this thing कि किसी ने cigarette light कर दिया तो आप कोर्ट चले जाओगे. So क्या डिफेंस ले सकता है? De minimis non curate lex. Okay, clear है? Question number 43. Which one of the following is not a mode of abatement under IPC? Abatement का कौन सा इसमें से मोड नहीं है? स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 107 एंड 108 अबेटर के पॉइंट से ध्यान रखने एंड वो सारे एसेंशियल एक्सप्लेनेशंस ध्यान रखने जो अबेटमेंट के मामले में इंपॉर्टेंट रहते हैं. इज इट अटेम्प्ट, इज इट इंस्टिगेशन, इज इट एडिंग और इज इट कॉन्स्पिरेसी? इंस्टिगेशन होता है, इंटेंशनल एड प्रोवाइड होती है, एग्रीमेंट कॉन्स्पिरेसी के थ्रू भी अबेटमेंट हो सकता है, बट किसके थ्रू नहीं हो सकता है? कभी भी अटेम्प्ट के थ्रू नहीं हो सकता है. किसके थ्रू नहीं हो सकता है? अटेम्प्ट के थ्रू. बेटा यहाँ पे कभी भी हम कह सकते हैं अबेटमेंट नहीं होता है, अटेम्प्ट के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. अंडर आईपीसी द ऑफेंस ऑफ एफरे हैज बीन डिफाइंड. एफरे का ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है? ध्यान रखना, इसमें ये गलती नहीं कर देनी है कि पनिशमेंट वाला ऑफेंस दे दें. इन्होंने डेफिनेशन के बारे में पूछा है, डिफाइन पूछा है, ना कि आपको पनिशमेंट पूछा है कि आप पनिशमेंट वाला जो सेगमेंट है वो बता दें. सेक्शन नंबर 146, सेक्शन नंबर 148, सेक्शन नंबर 159 और सेक्शन नंबर 149. कौन से सेक्शन में एफरे डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 159 और 160 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है. ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेटा क्या जरूरी है कि आप ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें कि अब अनलॉफुल असेंबली क्या होता है. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 45. सेक्शन नंबर 34 ऑफ आईपीसी क्रिएट्स अ सब्सटैंटिव एविडेंस और इज अ रूल ऑफ एविडेंस. क्या सब्सटैंटिव ऑफेंस क्रिएट करता है? नहीं, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस. ये एविडेंस का रूल है. मात्र सेक्शन नंबर 34 के क्राइटेरिया फुलफिल करने से एक ऑफेंस नहीं कमिट हो जाता है, बट डेफिनेटली वो अनलॉफुल असेंबली के मामले में डेफिनेटली रहता है, कॉमन ऑब्जेक्ट के मामले में रहता है. दैट इज अ सब्सटैंटिव ऑफेंस. लेकिन सेक्शन नंबर 34 इज अ रूल ऑफ एविडेंस. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 45. The principle of dolly incapax under IPC is an exception to criminal liability in which of the following section? Dolly incapax क्या कहता है? Dolly incapax says that nothing is an offense which is done by a child below the age of 7 years. 7 साल से 7 वर्ष से नीचे का उम्र का कोई भी बच्चा है, कोई भी बालक है, अगर वो कोई भी अपराध करता है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है. ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है? ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी. Yes, but at the same time section number 6 of IPC क्या कहता है? That any definition that is given to you has to be read
with और subject to the exceptions, general exceptions के subject रहते हुए आपको इन सबको पढ़ना है। मतलब जहां 40 में डेफिनेशन दिया ऑफेंस का, एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑफेंस में क्या इंक्लूडेड नहीं है, जो जनरल एक्सेप्शन में दे रखा है, जो बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस इन दिस केस, दैट केस, अनसाउंडनेस हो गया, माइनॉरिटी हो गई है, इंटॉक्सिकेशन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नेसेसिटी हो चुकी है, इन सब के मामले में वो ऑफेंस नहीं है। तो सेम इज गिवन अंडर वेयर, सेक्शन नंबर 81, 82, 84 और 87। कहां दे रखा है ये बेटा? 82 में दे रखा है। 82 में डॉली इनकैपेक्स दैट इज बिलो 7 इयर्स दे रखा है, एंड 83 की बात करते हैं तो 7 to 12 इयर्स एक चाइल्ड की एज दे रखी है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ दैट पर्सन, whether that person is sufficient mature to understand the nature and the consequences of the act that he is doing, then in that case he will be held liable. If he doesn't hold such maturity or the understanding of such nature and the consequences, he shall not be held liable. Okay, next question. Okay, question number 47. A hangman who hangs the prisoner pursuant to the order of the court is exempted from the criminal liability by virtue of. एक हैंगमैन था बेटा, उसने एक प्रिजनर को ऑर्डर ऑफ कोर्ट के अंतर्गत, ऑर्डर ऑफ कोर्ट के कंप्लायंस में उस प्रिजनर को हैंग कर दिया, फांसी की सजा दे दी। तो व्हाट ही वाज डूइंग एन एक्ट पर्सुएंट टू द एक्ट ऑफ और पर्सुएंट टू द ऑर्डर्स ऑफ द जुडिशियल अथॉरिटी। तो वर्ड पर्सुएंट आ गया ना, तो विच सेक्शन? क्या ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जाएगा, मिस्टेक ऑफ लॉ में जाएगा, जुडिशियल एक्ट में जाएगा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट 76, मिस्टेक ऑफ लॉ 79, 77 एंड 70 एक्ट किससे डील करता है? जुडिशियल एक्ट से। और वहां पे भी इन पर्सुएंट ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर कहां पे दे रखा है? 77, 78, 79 और 76। इट इज गिवन अंडर 78। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। 48 अंडर आईपीसी द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ कंसेंट टू कॉज अ डेथ और कंसेंट टू कॉज अ ग्रीवियस हर्ट। अगर कोई पर्सन कंसेंट देता है तो ये डिफेंसेस कहां अवेलेबल नहीं है? डेथ के मामले में एंड ग्रीवियस हर्ट, दोनों के मामले में कंसेंट इज नॉट अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 49 इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इवन डेथ ऑफ एन अक्यूज कैन बी कॉज्ड अंडर। जब हम प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कौन से केस में एक अक्यूज की डेथ कॉज की जा सकती है? इवन डेथ ऑफ एन अक्यूज कैन बी कॉज्ड। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 को अच्छे से समझना। इन्होंने स्पेसिफिकली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर बॉडी एंड प्रॉपर्टी नहीं बोला है, तो उस पर्सपेक्टिव में चलना। अगर इन्होंने स्पेसिफिकली बॉडी मेंशन कर दिया होता तो हम एक सेक्शन पकड़ लेते, लेकिन उन्होंने बोला प्राइवेट डिफेंस इवन डेथ ऑफ एन अक्यूज कैन बी कॉज्ड, प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट दैट इज टू से पर्सन के बारे में, बॉडी के बारे में नहीं बताया है, तो दोनों सेक्शन बॉडी एंड प्रॉपर्टी दोनों का सेक्शन लगेगा। सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी बॉडी का प्राइवेट डिफेंस के बारे में राइट बता रहा है, दैट इन विच ऑल सिचुएशन, दो 7 सिचुएशन में यू कैन कॉज द डेथ ऑल्सो, एंड डेथ के अलावा एनी हार्म कैन बी कॉज्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफेंस which is not given under section 100. Any offense का अगर apprehension है apart from section number 100, then as per 101 you can cause any other harm other than death. And the same thing is given under 103 with respect to the property. With respect to the property, that death 100 में भी cause की जा सकती है, 103 में भी cause की जा सकती है. So right answer is both A and C. A and C दोनों ही correct answer है. Section 498 IPC, AIPC came into force on 498 क्या डील करता है? ये डील करता है स्टूडेंट्स क्रुएलिटी से। किससे डील करता है? क्रुएलिटी से। अब अगर भारतीय न्याय संहिता की बात करोगे स्टूडेंट्स, तो जहां 498 में पहले इसको ऑफेंस की कैटेगरी में भी डाला गया और इसको पनिशमेंट भी बताई गई है सेम ही सेक्शन में, जहां पे स्पेसिफिकली बेटा एक्सप्लेनेशन में इन्होंने डिफाइन किया व्हाट इज क्रुएलिटी, व्हाट इज क्रुएलिटी। एट द सेम टाइम अब बीएनएस में क्या किया है? अलग अलग सेक्शन कर दिए हैं, 85, 86 अलग अलग, क्रुएलिटी अलग डिफाइंड है, उसके एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट था वो अलग हो चुका है। एनीवेज यू डोंट हैव टू स्टडी दिस लॉ बिकॉज अभी आपके आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी नोटिफाई हो रखे हैं एग्जामिनेशन में, तो यू नीड टू स्टडी द पुराना लॉ ओनली। ओके, केम इनटू फोर्स ऑन 25 दिसंबर 1983, 26 दिसंबर 1986, 25 दिसंबर 1987 और 25 दिसंबर 1988। किस कब हुआ था स्टूडेंट्स? कब इन्फोर्समेंट में आया था? 25 दिसंबर 1983। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या कह रहा है?
ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट कहां प्रोवाइड कर रखी है? बट आप देखो, जाहिर सी बात है कि पनिशमेंट्स का सेक्शंस, ये वाले जो सेक्शन है वो थोड़े आपको याद रखने चाहिए। अब आपसे बहुत ज्यादा इन डेप्थ सेक्शंस की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती है। एंड अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा सेक्शंस याद करने में, स्पेसिफिकली आईपीसी के याद करने में ज्यादा आपकी मेहनत जा रही है, तो इट इज बेटर टू at least give them less priority and give more priority to those pointers जहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और चांसेस या प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है। So which of the following sections of IPC punishment for wrongful confinement has been provided? 340, 341, 342 और 350? कहां दे रखा है? It is given under 342. Okay. Under IPC 1960 Criminal Law Amendment Act 2013, क्या पूछा गया? 2013 के तहत 375 has been amended, 375 has been substituted, abolish 375 या weaken 375। तो 375 में बेटा abolish and weaken तो नहीं हुआ है, इतना तो आप सबको पता है। 375 बेटा रेप की बात करें, अगर ऑफेंस ऑफ रेप की बात करें, तो बहुत सारी चीजें इसमें क्या की गई है, न्यू डाली गई है, लेकिन जो पुराना वाला था उसको रिमूव करके न्यू ऐड किया गया। तो एक की जगह जब दूसरा प्रतिस्थापित होता है तो क्या आता है? सब्स्टिट्यूटेड, अमेंडमेंट नहीं। ये चीज थी, इस चीज को क्रॉस करके ये चीज आ गई, that is substituted. But if this thing was given and certain just few pointers were added, तो वो होता है amendment. Clear है? So that was substituted under section number 375 of IPC. Section number 375 IPC को क्या किया गया था? Substitute किया गया था। Next question. Which of the following sections of IPC lurking house trespass कहाँ defined है? क्वेश्चन नंबर 53। लर्किंग हाउस ट्रेसपास समझने के लिए पहले क्या समझना जरूरी है कि ट्रेसपास क्या होता है या क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है। जब क्रिमिनल ट्रेसपास समझ आएगा तो हाउस ब्रेकिंग भी समझ आने वाला है। हाउस ब्रेकिंग समझ आएगा तो आपको बेटा इन्होंने क्या पूछा, लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहां डिफाइंड है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहां डिफाइंड है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास समझ आएगा तो हाउस ब्रेकिंग समझ आएगा, हाउस ब्रेकिंग समझ आएगा तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट समझ आएगा, तो आपको लर्किंग हाउस ट्रेसपास भी समझ आएगा। 442, 444, 445 और 446 it was given in, it is rather given in 443। अभी नहीं भूलना आईपीसी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। A entices a dog to spring upon Z without Z's consent with the intention to annoy Z। ए ने इंटाइस किया डॉग को। इंटाइस मतलब किसी भी तरीके से कर सकता है, बेट दे सकता है या इंस्टिगेट कर सकता है कि गो बाइट मिस्टर जेड। तो उसने यही किया था, जेड को ए ने एक डॉग को इंसाइट किया कि जाके जेड को काट लो, और बिना जेड की कंसेंट के, ताकि जेड को अनॉय किया जा सके। हियर ए हैज कॉज्ड व्हाट? ए हैज कमिटेड क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल असॉल्ट, ग्रीवियस हर्ट और डेफोमेशन। ग्रीवियस हर्ट और डेफोमेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब उसने डॉग को इंस्टाइस किया है तो यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स यूज होगा कि असॉल्ट यूज होगा? इस मामले को देखने के लिए पहले आपको यह देखना जरूरी है कि वो डॉग को एंटाइस करने की वजह से कुछ इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है मिस्टर जेड पर। ना तो मेजर कंफ्यूजन लाए क्या करेगा फोर्स और असॉल्ट में। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक कीवर्ड दे रखा है, उस कीवर्ड को नहीं भूलना है, दैट इज अनॉय। और जहां पे अनॉयंस आ चुका है वो क्रिमिनल फोर्स में चला जाएगा। जहां पे वर्ड एप्रीहेंशन आ जाए, दैट द पर्सन इज अंडर एप्रीहेंशन और अंडर द फियर कि उसको कोई ऐसी इंजरी कॉज हो सकती है, तो असॉल्ट आ जाएगा। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज क्रिमिनल फोर्स। क्या राइट आंसर रहेगा? क्रिमिनल फोर्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी डिफाइन द वर्ड एक्ट? एक्ट कहां डिफाइंड है? अब जो बीएनएस है उसमें चीजें बहुत आसान कर रखी है, लेकिन अब यहाँ पे आईपीसी में आपको ये बताना है एक्ट वर्ड कहां डिफाइंड है। 32, 33, 23, 24 ये तो चीजें ही खत्म हो जाती है। राइट आंसर इज सेक्शन नंबर 33। सेक्शन बेस्ड चीजें हैं, टाइटल बेस्ड चीजें हैं। जितना आपका बेटा इंडेक्स स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बचपन से पढ़ रहे हो, बचपन इन द सेंस फ्रॉम योर ग्रेजुएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 56। इन डिटरमाइनिंग, ओके एसआरए के क्वेश्चंस हैं। इन डिटरमाइनिंग एनी कॉम्पेंसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 22 ऑफ एसआरए, द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन डैश सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन से सेक्शंस के थ्रू वो गाइड होंगी या कौन से सेक्शन को वो फॉलो करेंगे जिससे कि वो पर्टिकुलर उस मामले में क्या कर सके, आपको अमाउंट दे सके। सेक्शन 70, 73,
72 और 71, जहां तक मुझे पता है बेटा इट इज 73, इट इज 73 जो आपको हेल्प आउट करे कॉम्पनसेशन असर्टन करने के लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 57. Section number 12 of SRA deals with rectification of the instruments, personal bars to relief, section 16, cancellation of the instruments. तो ये सब तो क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ है, लेकिन जनरल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. कैन दिस बी डन? बेटा सेक्शन नंबर 12 इससे डील करता है. कैन दिस बी डन? जनरल रूल इज नो, इट कैन नॉट बी. एक्सेप्शन दे रखे हैं आपको आगे के सब सेक्शंस में. सो जनरल रूल सेज नो इट कैन नेवर बी, बट एक्सेप्शन सेज इट कैन बी. क्वेश्चन नंबर 58. रिसेशन में नॉट बी एडजस्ड बाय द कोर्ट वेयर. कब रिसेशन एडजस्ट नहीं कर सकते, कब रिसेशन का जो राइट है वो नहीं दिया जा सकता है? वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय प्लेंटिफ. कब नहीं दिया जा सकता है? When the contract is voidable and terminable. When the contract is unlawful for the causes not apparent on its face. वो फेस पे apparent ही नहीं है causes जो बता रहा है कि किस वजह से unlawful हुआ है. Any person in the contract may sue to have it rescinded. Any person in the contract जिसका interest है क्या वो करवा सकता है? When the plaintiff has expressly or impliedly ratified the contract. जब कॉन्ट्रैक्ट ही रेटिफाई कर लिया है तो अब रिसेशन नहीं हो सकता है. रेटिफिकेशन मींस अप्रूविंग द कॉन्ट्रैक्ट और गिविंग द कंफर्मेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो इस ग्राउंड पे बेटा रिसेशन नहीं हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ विनिर्दिष्ट अनुतोष इज ग्रांटेड फॉर एनफोर्सिंग व्हाट? इंडिविजुअल सिविल राइट्स, पीनल लॉज, बोथ इंडिविजुअल राइट्स एंड पीनल लॉज, और पर्सनल क्रिमिनल लाइबिलिटी. किस चीज के लिए स्पेसिफिक रिलीफ का जो राइट है या रेमेडी जो है वो दिया जा सकता है स्टूडेंट्स? इंडिविजुअल सिविल राइट्स के लिए, एब्सोल्युटली करेक्ट. पीनल लॉज को एनफोर्स करने के लिए नहीं दिया जा सकता. सेक्शन नंबर 4 ऑफ एसआरए क्लियरली मेंशंस दैट थिंग. क्वेश्चन नंबर 16. अंडर सेक्शन 7 ऑफ एसआरए, a person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by the legislation. So whenever we talk about SRA, whenever we study SRA, हमारे पास स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में एक रिलीफ दे रखी है, and that is what बेटा, that is recovery of property. Now प्रॉपर्टी का रिकवरी, संपत्ति का जब आप कब्जा कर रहे हो, संपत्ति को जब रिकवर कर रहे हो, तो संपत्ति कौन सी हो सकती है? जंगम या स्थावर हो सकती है. इट कैन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी. व्हेन वी टॉक अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी, वी हैव सेक्शन 6, वी हैव सेक्शन 7. मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 8, सेक्शन 9, सॉरी बेटा 5 and 6 and 7 and 8. ठीक है, 5 and 6 and 7 and 8, सॉरी 5 and 6 and 7 and 8. 5 बोल रहा है व्हाट प्रोसीजर विल बी फॉलोड, जो सीपीसी में दे रखा है, एंड सेम गोस फॉर सेक्शन नंबर 7 विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी. तो कौन से मैनर से हम प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं? एज मैनर गिवन अंडर सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, अच्छे से सुनेंगे. Which of the following is a contract that cannot be specifically enforced? वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते, विनिर्दिष्ट रूप से जिसको हम पालन करने के लिए, जिसकी पालना करने के लिए नहीं बोल सकते हैं? इट सेज कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर इज डिटर्मिनेबल. अगर उसका नेचर डिटर्मिनेबल है तो क्या हम उसको एनफोर्स करवा सकते हैं? नहीं एनफोर्स करवा सकते. करेक्ट है. पता है ना भैया कितना नुकसान हो रहा है, डैमेजेस दे सकते, तो स्पेसिफिक एनफोर्समेंट कराने की क्या जरूरत है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की क्या जरूरत है? सेक्शन नंबर 14, 16 इज पर्सनल बार्स. कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन, उसका भी स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं करा सकते. पर्सनल क्वालिफिकेशन है ना, बॉन्डेड लेबर में आ जाएगा, आर्टिकल 21 में, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो जाएगा. सो इस चीज में भी स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं हो सकता है. बोथ a contract which is nature determinable and also dependent on personal qualification, दोनों का ही विनिर्दिष्ट रूप से हम लोग उसको इफेक्ट में नहीं ला सकते. whether suit is for the purchase of a share of a partner in a firm, so right answer is both A and B. clear है? इसको करवाया जा सकता है. clear? is it clear? question number 62. which of the following statement is correct? okay, TP Act से regarding हमारे पास question आए students, so we will be dealing with the questions of TP Act. which of the following is correct?
An easement can be transferred apart from dominant heritage. डोमिनेंट हेरिटेज के अपार्ट हम ईजमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, यस और नो? नो, नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी टाइम द डोमिनेंट हेरिटेज इज ट्रांसफर तो उसके साथ ईजमेंट ट्रांसफर होता है. खाली पीली में ऐसे ईजमेंट्री राइट नहीं दे सकती हूँ कि हाँ ठीक है बैठे थे मस्ती चढ़ी थी हमने ईजमेंट्री राइट दे दिया. डोमिनेंट हेरिटेज किधर है ब्रदर? बिकॉज योर ईजमेंट्री राइट इज ऑलवेज अटैच्ड टू द डोमिनेंट हेरिटेज. क्लियर है? mere right to sue cannot be transferred, absolutely correct. right to future maintenance can be transferred, गलत चीज है, गलत बात बोल रहा है ये. salary of a public officer after it has become payable can be transferred, ये भी गलत है. सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स ट्रांसफर नहीं हो सकता. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. कहां से आया? क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 6, दैट इज व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड. प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट प्रोविजंस गिवन अंडर सेक्शन नंबर 6. 63 ने क्या बोला? अंडर सेक्शन 9 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विद कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन, जहां हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं. एज पर मी ये तो ओरल ट्रांसफर की बात है बेटा, सेक्शन ये गलत दे रखा है, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विद द कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन, जहां आप कंडीशन लगा रहे हो दैट यू कैन नॉट ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी, ये क्या होगी? वो कंडीशन कैसी रहेगी? वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और पार्शियली लीगल. सो इन दैट केस इट विल बी वॉइड. वो गलत है, ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते. नेक्स्ट, which section creates exception to the restriction in section 14, 16, 17 of transfer of property act? कौन सा सेक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है? 15, 19, 17, 18. कैसे कैसे सेक्शन के तो नाम डाले हैं. 14, 16, 17. बेटा ये किसकी बात कर रही है? अनबॉर्न पर्संस के राइट्स की बात कर रहे हैं. रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की बात कर रहा है. 17, डायरेक्शन फॉर द अक्यूमुलेशन कब तक किया जा सकता है. सो कौन सा जो सेक्शन है वो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है? दैट इज योर सेक्शन नंबर 18. क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन नंबर 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किससे डील करता है? बड़ा सुंदर सा अच्छा सा सेक्शन है, प्यारा सा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. किससे डील करता है ये पर्टिकुलर सेक्शन? सेक्शन नंबर 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किससे डील करता है? इट डील्स विद सेल, डिस्चार्ज ऑफ एनकम्बरेंसेस, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर और मॉर्टगेजर. 54 है. वी ऑल नो 53 तक तो मैम हमारे डॉक्ट्रिन्स चल रहे हैं. किससे डील करता है? इट डील्स विद सेल. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. A mortgage is a certain plot of building land to be and afterwards erects a house on the plot of building land to be and afterwards erects a house on the plot. For the purpose of a security, B is entitled to. जाहिर सी बात है बेटा, A ने एक लैंड था जो B को मॉर्टगेज कर दिया, और जब वो मॉर्टगेज पे था, लिमिटेड राइट्स हमने B को दिए हैं. ये B राइट तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब A फेल्स टू पे. दैट मींस जब A मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट, B's right of foreclosure will arise, and if A pays on time, then A's right of redemption will arise. So when B's right of foreclosure arises, और उससे पहले A ने यहाँ पे कोई बिल्डिंग बना दी है, तो मिस्टर बी का कहां कहां राइट बनेगा? वो लैंड पर भी और वो प्रॉपर्टी पर भी, बिकॉज दीज आर द बेनिफिट्स दैट दे हैव अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी पे जो सब कुछ है वो सब कुछ बी के पास जाएगा इन केस ए मेक्स अ डिफॉल्ट. तो वो बिल्डिंग भी उस लैंड पे क्या हो चुकी है? सिक्योरिटी हो चुकी है. सो बी इज एंटाइटल्ड टू हाउस एज वेल एज प्लॉट. ओनली द हाउस, ओनली द प्लॉट, नाइदर हाउस नॉर प्लॉट. सो इट इज both the house as well as the plot. Question number 66. Next question, question number 67. From the following, who cannot sue for the redemption of the mortgage property? कौन sue नहीं कर सकता redemption of the mortgage property? Section number 91, 92, very important. redemption के लिए कौन sue नहीं कर सकता? mortgager कर सकता है redemption के लिए. redemption right किसका है? mortgager का right है, वो redeem करता है. mortgagee कर सकता है क्या? कहाँ करेगा? मॉर्टगेजी का तो राइट फोरक्लोजर का है ना स्टूडेंट्स. मॉर्टगेजर का राइट किसका है? फोरक्लोजर का होगा. श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ द मॉर्टगेज डेट, अगर कोई श्योरिटी है, मॉर्टगेजर है और मॉर्टगेजर के साथ श्योरिटी है, हु कम्स एंड गिव्स द गारंटी to mortgagee that if in case mortgager fails to pay, I am going to repay to you, then in that case surety can also
sue mortgagee for redemption of the property, कि भैया हमने पैसा दे दिया ना तुमको, प्रॉपर्टी रिडीम करो, मॉर्गेजर का राइट है, सो श्योरिटी कैन डू। क्रेडिटर ऑफ द मॉर्गेजर, मॉर्गेजर को किसी ने क्रेडिट दिया है जिसका उस पर्टिकुलर राइट में क्या आ चुका है, इंटरेस्ट आ चुका है। Who has in the suit for the administration of his estate obtained a decree for the sale of the mortgage property, जिसने हमारे मॉर्गेजर को क्रेडिट दिया था और उसने डिक्री में वही मॉर्गेज प्रॉपर्टी के सेल का राइट ले लिया है, डिक्री ले ली है। कौन नहीं कर सकता स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 67 के तहत मॉर्गेजी रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए स्यू नहीं कर सकता क्योंकि उसका राइट ही नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 68, ए द लेसर नोटिस टू क्विट द प्रॉपर्टी लीज्ड, लेसर है जो कि नोटिस देता है क्विट द प्रॉपर्टी लीज्ड, द नोटिस एक्सपायर्स एंड बी स्टिल रिमेन्स इन द पोजीशन, बी अभी भी पोजीशन में है। A gives to B a second notice to quit. B अभी भी उस पोजीशन में है और A ने वापस से सेकंड नोटिस दे दिया, then both notice will be effective, second notice will be ineffective, only the first notice will be effective और first notice is waived off। बेटा जैसे ही टाइम लिमिट खत्म हुआ अभी भी B इन पोजीशन है, मतलब A ने कुछ खास रेमेडी लिया नहीं है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं होल्डिंग ओवर है यहाँ पे। अब अगर उसने सेकंड नोटिस दे दिया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट नोटिस वेव ऑफ हो जाता है, अब सेकंड नोटिस का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होगा। सो एज पर दिस क्वेश्चन 68 का राइट आंसर इज डी। 68 का राइट आंसर क्या रहेगा? 68 का राइट आंसर यहाँ पे डी रहने वाला है। क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील्स विद यूनिवर्सल डोनी? यूनिवर्सल डोनी से कौन सा सेक्शन डील करता है? एक चीज ध्यान रखो, यूनिवर्सल डोनी का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल डोनी का मतलब नहीं है कि पूरा यूनिवर्स अब आपका यहाँ डोनी बन चुका है। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स दैट जो भी हमारी, अच्छा ये कहां से आया कॉन्सेप्ट? ये हमारा गिफ्ट से आया है कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में दान बोला गया है, उपहार नहीं बोला गया है। जबकि दान को इंग्लिश में क्या समझा जाता है? चैरिटी समझा जाता है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चैरिटी एंड गिफ्ट। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? गिफ्ट इज गिवन टू एनी पर्सन, उस पर्सन को हो सकता है जरूरत हो नहीं भी हो। गिफ्ट आप किसी नोन पर्सन को दे सकते हैं जिससे एक इमोशनल कनेक्ट है आपका, कोई रिश्तेदारी है, उससे हमें गिफ्ट देते हैं। चैरिटी किसके लिए करते हैं? दान किसके लिए करते हैं? हु इज अ नीडी पर्सन। लाइक इफ वी आर गोइंग टू गिव समथिंग टू हिम तो उसके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। किसी के पास खाना नहीं है, खाने को कुछ दिया तो वो गिफ्ट में नहीं आएगा, वो चैरिटी में आएगा, बिकॉज दैट पर्सन इज नीडी पर्सन। ओके, आपने ब्लेसिंग्स के लिए, पुण्य कमाने के लिए अगर चीजें दी है तो दैट इज चैरिटी। अब ठीक है, टी पैक पुराना है तो उसमें दान डाल दिया वर्ड। सो बेटा डोनर जब कोई गिफ्ट देता है डोनी को एंड अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर देता है, कंप्लीट प्रॉपर्टी विद ऑल द डेट्स, विद ऑल द लाइबिलिटीज, डोनी इज सेड टू बी अ यूनिवर्सल डोनी। एंड डोनी की लाइबिलिटी कितनी बनेगी? डोनी की लाइबिलिटी उतनी ही बनेगी जितनी की प्रॉपर्टी उसने गिफ्ट में डोनर से ली है या डोनर ने उसको दी है। सो विच सेक्शन डील्स विद इट? इट इज सेक्शन नंबर 128। क्लियर है? Moving on to next question. Section number 58 of your Transfer of Property Act defines, क्या define करता है? Mortgager, mortgage, mortgage money, all of these. 58 define करता है mortgagee, mortgager, mortgage money, ये सारी चीजें, mortgage property, deed, everything is defined under section number 58. ये ध्यान रखना है कि 58 के आगे जो सब सेक्शंस हैं, सॉरी क्लॉजेस हैं, बी सी डी ई एफ, उसमें आपके टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस डिफाइंड है। सो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द क्लॉजेस, जिस क्लॉज में जो चीज डिफाइन कर रखी है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी इज प्रोवाइडेड अंडर, कहां प्रोवाइडेड है ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ मॉर्गेजी? 55 to 57, 51 to 65, 57 to 77 or 78. If I'm not wrong, rights and liabilities of mortgagee are provided under 57 to, अच्छा मॉर्गेजी के राइट्स है बेटा, मॉर्गेजी के राइट्स हैं। क्वेश्चन वापस से अच्छे से पढ़ो, रेंज में कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें एक टाइपिंग एरर है, इट इज नॉट 57 बिकॉज 57 तो आपका सेल में जा रहा है, इट इज 67 to 77। सो राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान रखेंगे। और राइट्स किसका पूछा है? मॉर्गेजी का पूछा है, मॉर्गेजर का नहीं पूछा है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज क्वेश्चन नंबर 72,
अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द राइट्स ऑफ द सेलर एंड बायर आर प्रोवाइडेड अंडर, कहां प्रोवाइडेड है सेलर एंड बायर के राइट्स? स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना कि जब हम सेलर के राइट्स एंड लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ बायर की भी बता रखी है। बायर एंड सेलर दोनों के राइट्स प्लस लाइबिलिटीज, राइट्स प्लस लाइबिलिटीज दोनों के बारे में बता रखा और एक ही सेक्शन में बता रखा है। अब इसमें बहुत सारे सब सेक्शन है बेटा, जो कि लाइबिलिटी बताता है एंड राइट बताता है। लाइबिलिटी बताता है कभी सेलर की, लाइबिलिटी बताता है कई बार बायर की, राइट बताता है कई बार सेलर का, राइट बताता है कई बार बायर का। आगे फर्दर डिफरेंशिएशन एक और बनेगा कि ये एक तो होता है बिफोर सेल, क्या होता है, एक तो होता है बिफोर सेल और एक होता है आफ्टर सेल। दो पर्सपेक्टिव से इस चीजों को पढ़ना है। सो दिस इज गिवन अंडर योर सेक्शन नंबर 55। सेक्शन नंबर 55 के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करके दे रखी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इट सेज इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर ऑफ लीज इज प्रोवाइडेड अंडर। होल्डिंग ओवर का इफेक्ट कहां प्रोवाइड कर रखा है? 114 ए, 115, 116 और 117। होल्डिंग ओवर मतलब क्या कि जो हमारा टेनेंट था, दैट इज टू से लेसी था, उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ लीज हो चुका है, नोटिस हैज बीन गिवन, और मान लो नोटिस नहीं दे रखा है, लेसी अभी भी पोजीशन में कंटिन्यू कर रहा है, ही इज स्टिल इन पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जब लेसी कंटिन्यू कर रहा है एंड लेसर ने कुछ बोला नहीं, लेसर इज एक्सेप्टिंग द रेंट, लेसी इज गिविंग द रेंट, तो ये इंप्लाइड सरेंडर है। ये इंप्लाइड सरेंडर है कि नहीं? दैट इज टू से जो आपका लीज नोटिस है वो सरेंडर हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, लैप्स हो चुका है। दैट मीन्स अब जो हमारा ओरिजिनल लीज था वो खत्म हो जाता है, न्यू लीज रिन्यू हो चुकी है, दैट मीन्स लेसर हैज एक्सेप्टेड हिज लेसी, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। होल्डिंग आउट अलग है, होल्डिंग ओवर अलग है, ध्यान रखना। डॉक्ट्रिन्स का जो लिस्ट मैंने टीपी एक्ट में प्रोवाइड कर रखा है, वन शॉट में वो जरूर जाके देखना। इट इज योर सेक्शन नंबर 116। कौन सा सेक्शन है स्टूडेंट्स? इट इज योर सेक्शन नंबर 116। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 डील कर रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग। सो क्वेश्चन नंबर 74 स्टूडेंट्स, अब इसको देखें तो दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि आपको डेफिनेशंस के रिगार्डिंग पूछ रहा है या स्पेशल टाइप ऑफ प्रोविजन के बारे में पूछ रहा है। ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, चाहे हम बात करें डेफिनेशन सेक्शन, स्पेसिफिकली डेफिनेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर और स्पेसिफिकली एनी डॉक्ट्रिन। ये अगर अच्छे से लिस्ट बनाए तो कुछ 30-35 सेक्शन निकलेंगे जिसकी डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ये डेफिनेशंस के सेक्शंस या टॉपिक्स के इंडेक्स के जो सेक्शन है, या तो ये आएंगे या नहीं आएंगे, फिर नंबर गवा के बैठेंगे। ओके, इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोविजन रिगार्डिंग ऑनोरियस गिफ्ट इज प्रोवाइडेड। इससे पहले हम लोग यूनिवर्सल डोनी के बारे में बात कर चुके हैं, गिफ्ट से टॉपिक है सेक्शन 124, 125, 126 और 127। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 127। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है specific relief act came into operation on, came into operation on means it is asking when it came into effect, enforcement date पूछ रहा है December 14, 1963, January 1st, 1964, February 1st, 1964 और March 1st, 1964, March 1st, 1964। Okay, section number 44 of specific relief act deals with, किससे डील करता है? section number 44 of specific relief act, permanent injunction no, नेगेटिव एग्रीमेंट नो, कॉम्पनसेशन नो, ये डील करता है रिपील से। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोविजन रिगार्डिंग परपेचुअल इंजंक्शन हैज बीन मेड? परपेचुअल इंजंक्शन के प्रोविजन, अब देखो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है इट मींस परपेचुअल इंजंक्शन की डेफिनेशन पूछ रहा है या परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, तो जाहिर सी बात है व्हेन ग्रांटेड की बात पूछ रहा है। कब परपेचुअल इंजंक्शन एक्चुअली मिल सकता है या दिया जा सकता है? सेक्शन 34, 38, 39 और 44। वी ऑल नो इट इज सेक्शन नंबर 38। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजंस रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन हैज बीन मेड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ एसआरए? एसआरए के कौन से सेक्शन में मैंडेटरी इंजंक्शन के प्रोविजंस है स्टूडेंट? सेक्शन 31, 35, 39 और 43। It is given under section 39. I'm once again telling you
सारे के सारे सब्जेक्ट के इंडेक्स एंड रेंज अच्छे से याद करनी है स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें से बहुत अच्छे खासे नंबर आप रख पाओगे एंड इवन क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, सेक्शन नंबर 42 of specific relief act provides for what? Injunction to perform negative agreement, injunction when refused, damage in lieu of injunction और mandatory injunctions। कहाँ एग्जैक्टली आपको सेक्शन नंबर 42 में चीजें मेंशन कर रखी है with respect to negative agreements? 42, that is injunction to perform negative agreements. Now what does your 42 states? 42 ये कहता है that there is an agreement, एक एग्रीमेंट है जो कि ऑब्वियसली आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जहां पे दो चीजें हैं, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव सेज दैट टू डू समथिंग, टू डू समथिंग लिख लेते हैं, या टू डू एन एक्ट। ओके, एग्रीमेंट टू डू समथिंग कम्स अंडर योर पॉजिटिव एग्रीमेंट एंड नेगेटिव एग्रीमेंट में एग्रीमेंट नॉट टू डू समथिंग। अब ये सेक्शन ये कहना चाहता है स्टूडेंट्स, जब हम ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है, देन इफ वी कैन नॉट ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू डू अ पॉजिटिव एग्रीमेंट, पॉजिटिव एग्रीमेंट के लिए अगर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं कर सकते तो हम नेगेटिव परफॉर्मेंस के लिए इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं। वो चीज जो हमने करने से मना की थी, अगर वो की जा रही है तो उसको ना करने के लिए रोका जा सकता है, इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है, व्यादेश दिया जा सकता है। इन केस अगर कुछ करने के लिए विनिर्दिष्ट पालना के लिए ऐसी रेमेडी नहीं दी जा सकती, अनुतोष नहीं दिया जा सकता, तो हम इंजंक्शन की रेमेडी जरूर ग्रांट कर सकते हैं। दिस डज नॉट बार द कोर्ट फ्रॉम ग्रांटिंग द रिलीफ ऑफ इंजंक्शन, ये चीज ध्यान रखना है। इंजंक्शन फिर भी ग्रांट किया जा सकता है अंडर या सेक्शन नंबर 42। क्लियर है ये पॉइंट? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आगे चलेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन टाइम फॉर द डेट यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू विच कैलेंडर? लिमिटेशन एक्ट बहुत अच्छा प्यारा सा सुंदर सा एक्ट है, जिससे कि डर लगता है, नहीं डर रखना है। लिमिटेशन एक्ट का वन शॉट हम दो बार इस चैनल पे ले चुके हैं, अलॉन्ग विद दैट ट्रिक्स एंड टिप्स भी मैंने उस एक पर्टिकुलर वीडियो में ऐड करवा रखी है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें एक छोटा सा एरर है जो कि कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर रेक्टिफाई करवा रखा है, टाइपिंग एरर थी, तो जरा उसको सुनिश्चित कर लीजिएगा। एंड द सेम पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन पीडब्ल्यू लॉ वाला टेलीग्राम, जुडिशरी टेलीग्राम चैनल, तो वो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से क्वेश्चन आया? सेक्शन नंबर 24, कौन से कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम टाइम जो है कैलकुलेट करेंगे? विल इट बी हिंदू कैलेंडर, विल इट बी इस्लामिक कैलेंडर, विल इट बी इंग्लिश कैलेंडर और विल इट बी ग्रेगोरियन कैलेंडर? जस्ट लाइक हम ईयर एंड मंथ की बात करते हैं किसमें? हमारे आईपीसी में, वैसे कि वैसे यहाँ पे आपको डेट्स के बारे में बताया है, सो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, इट सेज for a suit for which no limitation period is provided, सूट के बारे में बात किया है, if I'm not wrong सूट के बारे में बात किया 113। बहुत सारी सूट्स का टाइम पीरियड हमें ऑलरेडी लिमिटेशन एक्ट में दे रखा है, बट इफ स्टिल इन केस देयर इज एनी सूट व्हिच डज नॉट फॉल इनटू द एम्बिट ऑफ द लिमिटेशन पीरियड दैट इज गिवन फॉर द वेरियस सूट्स, देन इन दैट केस डिफॉल्ट पीरियड कितना रहने वाला है? 3 इयर्स, 5 इयर्स, 12 इयर्स और 30 इयर्स। इट विल बी 3 इयर्स। कितना रहेगा? 3 इयर्स इसका बाय डिफॉल्ट टाइम पीरियड रहने वाला है। नेक्स्ट, in which of the following sections of Indian Limitation Act time limit is provided for acquiring easement by way of prescription? Easement by way of prescription, prescription means for long duration without any interference you have enjoyed that particular property. वो कहां पे दे रखा है? 24, 25, 26 और 27। इट इज गिवन अंडर योर सेक्शन नंबर 25। 25 में ये चीज मेंशन करके दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 83, in which section of Indian Limitation Act effect of death before accrual of right to sue is provided? कहां पे ऐसी चीज दे रखी है? In which of the section effect of death before the accrual of right to sue is provided? Section number 16, section number 18, section number 19 और section number 20। डेथ के मामले की बात कर रहा तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 16। फ्रॉड वगैरह सेक्शन नंबर 17 हो गया, 18 वगैरह में एक्नॉलेजमेंट हो चुका है। क्लियर? ग्राउंड्स ऑफ लीगल डिसेबिलिटी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आर। लिमिटेशन एक्ट के डिसेबिलिटीज
जो प्रोवाइड कर रखी है स्टूडेंट्स वो कहाँ कहाँ है। वैसे तो हमें 6, 7 एंड 8 ये सब तीनों साथ में पढ़ना चाहिए, बट बेसिकली जो डिस्क्वालिफिकेशंस दे रखा है, डिस्क्वालिफिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू दैट डिसेबिलिटी, कि अगर वो डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो लिमिटेशन का जो रूल है, लिमिटेशन का जो लॉ है वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, आप उससे बाहर हो जाते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। वैसे डिस्क्वालीफाई इज टेकन इन अनदर सेंस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने डिस्क्वालीफाई वर्ड यूज किया है, बराबर। तो लिमिटेशन का जो पीरियड है वो आपके लिए रुक जाएगा अंटिल एंड अनलेस दैट डिसेबिलिटी सीजेस। तो विच ऑल डिसेबिलिटीज आर दैट? माइनॉरिटी, इंसैनिटी, इडियसी और ऑल ऑफ देम। कौन सा है स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ देम। तीनों के तीनों मेंशन्ड है, माइनर है, इंसेन है या इडियट है पर्सन। ओके, नाइस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, इट सेज which of the following statement is or are correct? काउंटर ऑफर पुट्स एन एंड टू द ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर ओरिजिनल को एंड पे ले आता है, बिल्कुल ले आता है। काउंटर ऑफर मींस व्हाट? मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन द ऑफर दैट वाज गिवन टू यू। एक काउंटर आप प्राइस रख सकते हो, एक काउंटर रेट रख सकते हो, वो रखते ही ओरिजिनल लैप्स हो जाता है। ऑल दैट द पार्टी इज लेफ्ट विद आइदर टू एक्सेप्ट द न्यू ऑफर और गो फॉर अनदर ऑफर। वापस से, सॉरी न्यू नहीं, दैट इज द सेकंड ऑफर, दैट इज गो विद द काउंटर ऑफर और टू गो फॉर अ न्यू ऑफर। इन काउंटर ऑफर द प्रीवियस ऑफर कैन बी रिवाइव्ड। क्या इसको रिवाइव किया जा सकता है? नो। प्रैक्टिकली हो सकता है बट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये नहीं हो सकता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड विदाउट एनी कंडीशन, जैसी है वैसे के वैसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस विद न्यू टर्म इज वैलिड। क्या अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं न्यू टर्म्स के साथ जो कि प्रॉमिसी ने रखा है या ऑफरी ने रखा है, इज दैट अलाउड? नो, ऐसी एक्सेप्टेंस नहीं की जा सकती है बिकॉज ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो चुका है। Select the correct answer using the code. So option number 1 is correct and option number 3 is correct. 1 and 3 is given under option number B. Clear है? Question number 86. Question number 86 ने बोला under Indian Contract Act, consideration may proceed from the promisee, may proceed from any another person also. Consideration की जब definition देखोगे कुछ चीजें mentioned है जिसको लेके स्टूडेंट्स को काफी confusion रहता है। एक बात समझनी है आपको बेटा, जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं दो चीज है। कंसिडरेशन किसके डिजायर पे फ्लो होता है? एट हुज डिजायर? कौन डिसाइड करता है कि कंसिडरेशन कितना होगा या कंसिडरेशन कैसे लिया जाएगा? इट इज एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। रिमेंबर दिस थिंग। जाहिर सी बात है बेटा, अगर मैं आपको क्लास दे रही हूँ, आई एम द प्रोमिसर, आई एम प्रोमिसिंग यू टू टीच, व्हेन आई एम प्रोमिसिंग यू टू टीच देन आई विल बी द पर्सन हु विल बी डिसाइडिंग द प्राइस. I'll be the person who will be telling you how and when and where you have to pay that particular fees. So the price will be decided or the consideration will be decided by the promisor. It will be at his desire that the consideration is going to flow and from whom the consideration is going to flow. Consideration flow kahan se hoga? From where the consideration is going to flow, ye aayega hamare promisee की side से. That is कंसिडरेशन पे कौन करेगा? या तो प्रॉमिसी कर देगा बेटा या उसके बिहाफ पे एनी अदर पर्सन करेगा। अब अगर मैं फीस डिसाइड करनी तो डिसाइड कौन करेगा? प्रॉमिसर करेगा, मैं डिसाइड करूंगी। फीस देगा कौन? कंसिडरेशन आएगा कहां से? आपकी साइड से आएगा। एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, तो फर्स्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस में आपकी साइड से कंसिडरेशन आएगा, मुझे डिसाइड मैं करूंगी। आप कंसिडरेशन दे रहे हो तो आप भी दे सकते हो, आपके पेरेंट्स भी दे सकते हैं। पेरेंट्स देते ना बच्चे के बिहाफ पे फीस वगैरह, दैट इज अलाउड. It may proceed from, it may flow from promisee or any other person. और flow होगा किसके desire पे? Always the promiser. Okay. So option number C is absolutely correct for question number 86. Moving on to question number 87. A contract which is formed without free consent of the parties. Free consent must read with section number 13 and section number 14. Which contracts are said to be, are not said to be entered into without free consent? वो जो कि कोर्जन से एंटर किए गए हैं, जहां पे कोर्जन है, जहां पे स्टूडेंट्स अनड्यू इन्फ्लुएंस है, असम्यक असर है, जहां पर फ्रॉड है, जहां पर मिस्टेक है एंड जहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन है, then in that case we can say कि वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से एंटर नहीं हुआ है. इसका इफेक्ट क्या होगा? मिस्टेक को छोड़ के बाकी सब का इफेक्ट voidable होगा. Voidable means what? Voidable means it can be avoided by the party. It is at the option of the suffering party either to accept it or to reject it. अगर accept कर लिया तो valid contract बन जाता है and अगर reject कर दिया
तो वो void कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. क्या बन जाता है? void कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. सो अगर ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना है विदाउट द फ्री कंसेंट, सो इट इज void ab initio, it is void, it is illegal, or it is voidable at the instance of party whose consent was not free. So option number D is correct for question number 87. Question number 88. A contracts to pay B a certain sum of money when B marries C. A ने promise किया that listen, I will pay you certain sum of money only and only when you marry B, when you marry C. C से शादी करोगे तो ये जो पैसा है वो मिल जाएगा, बेनिफिट दे देंगे आपको. बट अब क्वेश्चन यहाँ क्या होता है, ये अच्छे से देखना. C dies without being married to B. इससे पहले B शादी करता C से, C की डेथ हो गई. Now can the contract be performed? Can the contract be enforced? No, because situation impossible हो चुकी है. अब subsequently हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? void हो गया है. and void contracts कौन से होते हैं? which are not enforceable. which are not enforceable. जब कॉन्ट्रैक्ट किया था वैलिड था, लेकिन अब सी मर चुकी है, सब्जेक्ट मैटर की डेथ हो चुकी है. now the contract cannot be enforced by Mr. B, so in that case the contract becomes void. Contract is not enforceable. Contract valid and enforceable. Contract is invalid. The contract is not enforceable. Okay, we have studied the differences, specifically the grounds for which, or the grounds which renders a contract as void contract. Further subsequent impossibility हो गया, destruction of subject matter हो गया, frustration of the contract हो गया है, there are changes in the law हो चुका है. Okay, next question, question number 89. Under Indian Contract Act, A promised B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery, and B promises to restore the value of the things taken. The agreement is. Now this is an agreement having unlawful consideration, unlawful object. This is against law. This is contrary to law. This is even illegal. That किसी person ने अगर गलती की है तो आप prosecution drop करने के लिए बोल रहे हो. So unlawful purpose के लिए, unlawful object के लिए कोई भी contract किया गया है. Even for that matter ये contract नहीं है, ये agreement होगा. वर्ड सही यूज किया इन्होंने, एग्रीमेंट है. बिकॉज एनी एग्रीमेंट हैविंग अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन कैन नेवर टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. और जो चीज कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनी वो कभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती आगे जाके. फॉर एवरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एट अ previous stage, at a very starting initial stage, the contract should have been a valid contract. But agreement डे वन से ही void ab initio है, तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट void कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. सो फॉर दैट रीजन इट इज एन एग्रीमेंट, और वो कैसा है? void एग्रीमेंट है. इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट इनवैलिड, इट इज नॉट voidable. ठीक है, इट इज अ void कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 90. इट सेज change in the nature of the obligation in a contract is known as. change in the nature of the obligation of a contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन में चेंज हो गया है, मेरे और आपके दायित्व, राइट्स, लाइबिलिटीज में चेंज हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट न्यू बन जाता है. इट इज नॉट रिसेशन, इट इज नॉट रेनोवेशन, इट इज नॉट ऑल्टरेशन, इट इज नोवेशन. रिसेशन मीन्स व्हाट? यू कैंसिल इट. रेमिशन मीन्स व्हाट? यू आर एक्सेप्टिंग द lesser performance to remit it, to come to the lower level in the sense lower commitments of the contract, lower terms or the fulfillment or the performance of the contract. okay, रेनोवेशन जैसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है और ऑल्टरेशन है नहीं. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 91. इट सेज A contracts to pay B a certain sum of money when B marries C. C dies without being married to B. The contract is not enforceable. क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है अंडर सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द माइनर इज लाइबल टू पे. क्या पर्सनली लाइबल है? नो. Only minor's property is liable? Absolutely. Minor personally and his property liable? No. बेटा अगर कोई भी पर्सन बेनिफिट्स ले रहा है, नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रखी है, वो चाहे माइनर हो कि अनसाउंड माइंड पर्सन हो, वो पर्सन लाइबल रहता नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी लाइबल रहती है. His states are liable. His states will be used in order to repayment of the money by the person who provided the necessity. Now what if ma'am the states are not there? No other means to recover the amount. कोई other means नहीं हो सकता है. So the right answer is option number B for question number 92. Next question. A gives authority to B to sell A's land and to pay himself out of the proceeds. The debt due to him from A. In the absence of the express contract, A ने B को ये अथॉरिटी दी है कि वो A का लैंड सेल कर ले, A का लैंड सेल कर ले, टू सेल A's लैंड एंड टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड. कि भाई जो भी आप
लैंड को बेचोगे, उसमें से जो भी अमाउंट निकलता है आप ले लो, क्योंकि आप मुझसे पैसा मांग रहे हो, तो यू प्लीज सेल माई लैंड एंड टेक द अमाउंट वट एवर यू आर हैविंग अगेंस्ट मी। सो इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या ए अपनी अथॉरिटी रिवोक कर सकता है? अथॉरिटी कैन बी टर्मिनेटेड बाय द इंसैनिटी ऑफ ए, or authority can be terminated by the death of A, or A cannot revoke the authority nor it can be terminated by his death or insanity, reason being that he has a liability to perform। तो उसने जो अथॉरिटी दी है वो एब्सोल्युटली वैलिड अथॉरिटी है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जब तक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब तक हम ये इम्प्लाइडली यही मानेंगे दैट नाउ दिस अथॉरिटी कैन नॉट बी रिवोक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Section 182 of Indian Contract Act, National Textile Corporation Limited is a government department, an agent of the central government, is not an agent of the central government। ये बेटा केस लॉ से आया है। It is not an agent of the central government। Okay, okay। Question number 91, 95, A employs B to recover ₹1,000 from C through B's misconduct, the money is not recovered, B is। A ने B को एम्प्लॉय किया कि आप C से मेरा 1,000 रुपए लेके आ जाओ, लेकिन बी के मिसकंडक्ट की वजह से जो मनी है वो रिकवर नहीं हो पाता है। क्या बी एंटाइटल्ड है रेम्यूनरेशन के लिए? मिसकंडक्ट किया है। मिसकंडक्ट मींस इट वाज योर ड्यूटी टू परफॉर्म द ड्यूटी properly, but you have conducted your conduct was not appropriate or was not up to the mark। B is entitled to no remuneration and must make good for the losses। जो लॉस हुआ है उसके लिए उसको सही करना पड़ेगा। He has to compensate it to his master। Neither entitled to remuneration nor liable to make the good the loss। loss तो good करना पड़ेगा। entitled to the commission from C, no। So he has to indemnify Mr. A for all the losses that has been done to Mr. A for because of the B's misconduct। Question number 96, it says an agent cannot claim remuneration for his misconduct under section 220, 221, 223 or 224। it is 220। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार चेक भी कर लेना इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, X enters into a contract with Y for which Y is guilty of fraud। X enters into contract with Y for which Y is guilty for the contract because उसने fraud commit किया। तो Y ने क्या commit किया? Y ने fraud commit किया। फ्री कंसेंट है? नहीं है। सेट असाइड किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को किया जा सकता है। set aside the contract but cannot recover damages। damages क्यों लिए जाते हैं? so that we can restore the party back into that position in which the party would have been had this particular fraud not committed against the party। only recover damages, then what about the contract? contract क्या valid रहेगा? नहीं, it is voidable। he can set aside also। उसकी खुद की willingness है, वो set aside करके damages भी claim कर सकता है Mr. X। set aside the contract and recover the damages also। so option number C is correct for question number 97। Next question. Under Section 3 of Limitation Act 1963, the court is required to consider the questions of limitation। क्या क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी उनको? कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन, सॉरी, वो लिमिटेशन का क्वेश्चन कब कंसिडर कर सकते हो? व्हेन, है ना, यहाँ पे इनको व्हेन लिखना चाहिए था। व्हेन द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन विल बी कंसिडर्ड बाय कोर्ट, ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट टू लिमिटेशन इज रेज्ड बाय द डिफेंडेंट। क्या सिर्फ डिफेंडेंट ऐसा ऑब्जेक्शन रेज करेगा तभी हो सकता है? ओनली व्हेन द डिफेंडेंट डज नॉट कंटेस्ट द क्लेम, जब वो क्लेम कंटेस्ट ना करे सिर्फ तभी। ओनली व्हेन द डिफेंडेंट डज नॉट एडमिट हिज लायबिलिटी। ये जहां जहां वर्ड ओनली लिख रखा है मैंने मार्क कर रखा है बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली व्हेन दीज थिंग्स हैपन ओनली देन कोर्ट कैन कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन। ओनली का मतलब सिर्फ ये है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, suo moto even when the defendant has not taken an objection of limitation। absolutely correct। यहाँ पे कोर्ट suo moto भी इस चीज का कॉग्निजेंस ले सकता है even if defendant ने जो लिमिटेशन का जो ऑब्जेक्शन है वो नहीं लिया है, कोर्ट खुद से ले सकता है। कोर्ट नीड्स टू सी वेदर अभी भी टाइम बार्ड है कि नहीं है। इज इट क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई करता है? सेक्शन नंबर 99, सॉरी सेक्शन नंबर 5, इतने तो सेक्शन ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछ रहा है बेटा दैट लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 5 किस पे अप्लाई होता है? सूट्स, अपील्स और एप्लीकेशन, बोथ ए एंड बी। किस पे अप्लाई होता है? ये सिर्फ अपील्स एंड एप्लीकेशंस पे अप्लाई होता है। इसने एक्सप्रेसली बोला है दैट आई डू नॉट अप्लाई ऑन सूट्स as well as I do not apply on the execution
applications which are filed under order 21 of CPC. एग्जीक्यूशन वही होता ना, ऑर्डर 21 CPC, वहां पे कोई भी एप्लीकेशन फाइल की गई, सॉरी आई एम नॉट एप्लीकेबल ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अपील्स एंड एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, लेकिन एप्लीकेशन में भी कुछ एप्लीकेशंस को इसने बाहर कर दिया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 100, कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कब क्लेम कर सकते हैं? कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, इट इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, sufficient causes for the delay has to be shown, और none of the above। अब देखो स्टूडेंट्स, दो ऑप्शंस है जिसमें आप हो सकते हो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सेक्शन नंबर 5 बात किसकी करता है? डिले को कंडोन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा जब वो सफिशिएंट कॉजेस बताए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपने सफिशिएंट कॉजेस बता दिए तो आपका डिले कंडोन हो गई होगा। इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट दैट इवन आफ्टर लिसनिंग टू योर ग्राउंड्स, इवन आफ्टर लिसनिंग टू योर सफिशिएंट कॉजेस, कोर्ट कंडोन करे डिले या ना करे, ये कोर्ट की मर्जी है। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। आप सफिशिएंट कॉजेस बता दो, देन फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ द कोर्ट वेदर दे हैव टू ग्रांट द कंडोनेशन और नॉट। इफ दे are not satisfied with the sufficient causes that you have shown, or they do not find those causes as sufficient, grounds अपने पास sufficient नहीं है, delay condone नहीं होगा। So it is a matter of discretion of the court. So you need to understand which option to be given the priority and what is the ground for giving that particular option as priority. Clear है? Is it understood to everybody? Okay. एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रह सकता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो सकता है। रीजन देखो, इन्होंने बोला है कोर्ट मे एडमिट इट, एडमिट इट मतलब ऐसी एप्लीकेशन एडमिट कर सकते हैं डिले ऑफ कंडोनेशन के लिए अगर सफिशिएंट कॉजेस दिए तो सफिशिएंट कॉजेस में भी वर्ड क्या लगा दिया है? मे लगा दिया। तो इसमें तो हम गलत नहीं है ये बोलने में कि ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो डिस्क्रिशन भी कब चलेगा? जब सफिशिएंट कॉजेस बता रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। अगर आपको डी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी एंड सी दे दिया जाता तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई आगे त्रुटि होनी चाहिए या समझने में समस्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101, the fraud contemplated by section number 17 of limitation act is that of, किसके रिगार्डिंग जो है फ्रॉड यहाँ पे कमिट होता है? फ्रॉड कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन नंबर 17 इज दैट ऑफ प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और थर्ड पर्सन। कौन यहाँ पे फ्रॉड कमिट कर रहा है स्टूडेंट्स? इट इज बाय द डिफेंडेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 102, इट सेज under the provisions of subsection 2 of section 18 of limitation act, oral evidence of the date of acknowledgement is permissible if the acknowledgement, oral evidence of the date of acknowledgement is permissible। कब? dated है तब, undated है तब, date is acknowledged is altered, जो acknowledgement है date का, क्या उसको alter किया जा सकता है? नहीं। ऐसा oral evidence तभी लिया जा सकता है with respect to the acknowledgement when it is undated। dated है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन A has acknowledged in writing the amount due as debt from B and has promised to pay। वो लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले ही A ने एक्नॉलेज कर दिया है राइटिंग में जो डेट ड्यू है B की तरफ उसका। What is the effect of such acknowledgement? जाहिर सी बात है फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। कब से? जब से उसने ऐसा एक्नॉलेजमेंट किया। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम दिस द provision from the perspective of this section is that the acknowledgement has to be done while the limitation period is still subsisting। So इसका इफेक्ट क्या होगा? No effect on period of limitation। Fresh period of limitation will start from the date of such acknowledgement। Period of limitation will be extended for 6 months। 6 months जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। Will be applicable कोई क्राइटेरिया नहीं है। No effect की बात नहीं करता है। Fresh limitation बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ओके किस डेट से होगा? जहां से एक्नॉलेजमेंट हुआ है। ओके Question number 104, it says which section of limitation act provides that on lapse of time not only the remedy is barred but the right to property is also extinguished। So this is a concept against that general rule। Okay clear है? That limitation law अगर टाइम निकल चुका है, bars remedy but does not bar your right, does not extinguishes your right, but this is saying कि right और remedy दोनों ही खत्म हो जाते हैं। So it says सिर्फ राइट ही खत्म नहीं हो रहा है, आपका प्रॉपर्टी में जो राइट है वो भी एक्सटिंग्विश हो रहा है। इट इज सेक्शन नंबर 27, 26, 23 और 24। इट इज सेक्शन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 105, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट अ न्यू डिफेंडेंट इज सब्स्टिट्यूटेड। एक न्यू डिफेंडेंट को सब्स्टिट्यूट कर लिया है हमने।
The suit is deemed to have been instituted. किस दिन से suit instituted मानेंगे? When he was made a party, when the suit was instituted, or fresh limitation of period is to be reckoned. जाहिर सी बात है, न्यू पार्टीज ऐड करोगे तो उस दिन से मानेंगे जिस दिन आपकी न्यू पार्टी को ऐड किया गया या सब्स्टिट्यूट किया गया है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 105, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 106. By a landlord to recover possession from tenant, the period of limitation is. कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे रखा है? 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 12 ईयर्स. जाहिर सी बात है, पोजेशन ले रहा है, लैंडलॉर्ड ले रहा है. अब लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सो बाय डिफॉल्ट हम लॉजिक लगा सकते हैं दैट इट इज 12 ईयर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the period of limitation for filing a suit under Article 113? अब भी डिस्कस करके आए हम इसी पर्टिकुलर सीरीज में दैट अभी अगर कोई पर्टिकुलर सूट का टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा? 3 इयर्स रहेगा, एंड दैट इज गिवन अंडर 113. इट विल बी 3 इयर्स, 6 months, 3 years, 5 years or 6 years. It is 3 years. Okay. Next question. The minimum period of limitation prescribed in the Limitation Act is. सबसे कम टाइम पीरियड कहाँ मेंशन्ड है? 1 month, 30 days, 10 days or 15 days. It is for your summary procedure and that is your 10 days. लिमिटेशन की मैं फिर से बोल रही हूँ, जो ट्रिक्स हमने यूज करवाई है या जो वीडियो है वो एक बार देख लो. वीडियो नहीं देखना तो वो पीडीएफ जरूर ले लो बेटा, जिससे कि आप वो पर्टिकुलर ट्रिक्स याद कर सकते हो, और उससे बेहतरीन आपके पास ट्रिक है तो वो अपना लो, बट याद कर लो, एग्जाम में काम आएगी. एंड दीज आर ओनली द टॉपिक्स जहां पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकते हो और नंबर ला सकते हो. मेक श्योर, मैं फिर से बोल रही हूँ, इफ यू वांट टू स्टैंड डिफरेंट यू नीड टू इंश्योर कि आप वहां पे कुछ डिफरेंट चीजें भी पढ़ के जाएं. डिफरेंट चीजें पढ़ के जाएंगे तो नंबर भी ज्यादा मिलेगा. बाकी कॉमन चीजें तो हर कोई स्टूडेंट पढ़ के जाएगा. वो सेक्शंस, वो प्रोविजंस जो कि पढ़ने में हर स्टूडेंट आलस कर देता है, या वो प्रोविजंस, वो टॉपिक्स जिसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है बट क्वेश्चंस आते हैं, वो तो पढ़ के जाना ही जाना. यू विल फील गुड ऑल्सो एंड स्कोर भी अच्छा रहेगा. सो 7 से 8 मार्क्स का जो ये मेरिट से चूक जाने वाला सिस्टम है वो क्यों होता है, मैं आपको प्रीवियस सेशंस में बता चुकी हूँ, इस क्लास में भी बता चुकी हूँ, और फिर से बता दूंगी कि इंपॉर्टेंट चीजें करके जानी है. एंड आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी होगी. मेक श्योर टू बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल यू आर एंटरिंग इनटू एग्जामिनेशन हॉल. अच्छे से एग्जाम दे के आओ, अपने पे भरोसा रखो, स्टे कॉन्फिडेंट एंड हैव फेथ इन योर गॉड, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, हैव फेथ ऑन द प्रिपरेशन, and the mindset that you will be carrying during that particular examination is definitely going to affect your score. Because if you feel nervous, if you try to doubt या self doubt में आ गए तो definitely answers गलत होने के chances ज्यादा हो जाते हैं. So don't think much, प्रिपेयर नाइसली, प्रिपरेशन हो चुका है, आराम से मस्ती से एग्जाम देके आओ. एंजॉय द ड्यूरेशन, दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन, फॉर हाउ मच ड्यूरेशन यू आर देयर इनटू दैट एग्जामिनेशन हॉल, उसको बढ़िया से एंजॉय करते हुए पेपर देख के आओ. Okay, so yes, that was all from my side in this session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.